ठीक उसी तरह जैसे कि स्पिरिट मार्शल महाद्वीप पर यदि प्राचीन डोमेन से कोई शक्ति स्पिरिट मार्शल महाद्वीप पर आती तो 3 संप्रदाय और 4 द्वार कोई दया नहीं दिखाते, है ना। इसलिए अथर्व ने फ्लाइंग स्पिरिट गेट को चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के नाम पर रखने की हिम्मत नहीं की। ये फ्लाइंग स्पिरिट गेट के लिए मौत का वारंट आमंत्रित करने जैसा होता। साथ ही अथर्व को यह भी चिंता थी कि अगर वह चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का अनुयायी होता और फ्लाइंग स्पिरिट गेट भविष्य में विकसित होता तो चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय हस्तक्षेप कर सकता था, जो उसके लिए प्रतिकूल होता। उसे डर था कि सब सोचेंगे कि फ्लाइंग स्पिरिट गेट मूल रूप से चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का था। आदित्य नारायण भी इस समय विचार कर रहा था। अपनी तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि से वह कैसे अनुमान नहीं लगा सका कि अथर्व क्या सोच रही थी। उसकी निगाहें थोड़ी हैरान थीं। अथर्व की साजिशें उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरी लग रही थीं। इस बिंदु पर उसे यकीन हो गया कि यह बच्चा अथर्व अब चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का खूंखार बाघ नहीं रह सकता। वह एक विद्रोही अजगर था। हालांकि उसे इस दिन का इंतजार बहुत दिनों से था, फिर भी अथर्व का इतनी जल्दी इस बारे में जिक्र सुनकर उसे हैरानी हुई। उसने सोचा था कि तीसरी बात में अथर्व अवंतिका का जिक्र करेगी। उसने तो इस बच्चे के लिए मुश्किलें खड़ी करने की भी तैयारी कर ली थी, लेकिन कौन जानता था कि अथर्व ने इसका जिक्र ही नहीं किया, जिससे उसे थोड़ी निराशा हुई। हाल ही में उसने जो देखा था उसके आधार पर उसकी बेटी उससे शादी करने पर आमादा थी, तो अब उसे क्या करना चाहिए। आदित्य नारायण सोच में डूबा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अथर्व क्या सोच रहा है। अथर्व ने पहले इन तीनों मामलों में अवंतिका का जिक्र करने के बारे में सोचा था। आखिरकार उस आदमी के लिए ऐसी बातें उठाना ही बेहतर था। हालांकि अथर्व ने बाद में इस बारे में गंभीरता से सोचा। उसे और अवंतिका को जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये देखते हुए कि आदित्य नारायण ने कोई आपत्ति नहीं जताई, वह इस मामले में आदित्य नारायण की शर्त को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता था। भले ही आदित्य नारायण उसे और अवंतिका को रोक दे, वह बस चावल पकाकर उसे भोजन बना सकता था। हे और उसे आदित्य नारायण के न मानने का डर नहीं था। आपकी तीनों शर्तें मेरे लिए कठिन हैं। ऐसा क्यों न हो 3 दिन बाद वापस आएं और मैं आपको जवाब दूंगा। आदित्य नारायण एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अथर्व से कहा, तो ये शिष्य संप्रदाय गुरु के शुभ समाचार की प्रतीक्षा कर रहा है। अथर्व ने धीरे से कहा। उसका मन भी बहुत बेचैन था। इन 3 बातों में से अथर्व को पहली बात सबसे ज्यादा प्रिय थी। अगर उसे 10,000 साल का लाल ताम्रपत्र नहीं मिला तो उसके लिए और भी मुश्किल रास्ते ढूंढना शायद मुश्किल होगा। आंगन से निकलकर अथर्व स्काई विंग स्नोलान पर सवार होकर अपने आंगन में लौट आया। 3 दिन बाद उसे अद्यानार्यन के जवाब का इंतजार करना था। उसे डर था कि 10,000 साल का लाल तांबा मिलने की संभावना कम है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम बुरे मूड में लग रही हो। आंगन में मधुरिमा अपने आश्चर्यजनक रूप में बदल गई थी, जिसकी एक झलक किसी को भी पूरी तरह से मोहित कर सकती थी। हालांकि इस समय अथर्व लगातार 10,000 साल के लाल तांबे के बारे में सोच रहा था, इसलिए इतनी अनोखी सुंदरता के सामने भी उसकी पहले जैसी स्तब्ध प्रतिक्रिया नहीं थी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके नतीजे अभी पता नहीं हैं, जिससे मुझे थोड़ी चिंता हो रही है, अथर्व ने धीरे से कहा। अगर 3 दिन में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम यहाँ से जा सकते हैं और फिर तुम्हें छिपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन मैं जल्दी से 7वीं रैंक तक पहुँचना चाहता हूँ। तब मुझे सचमुच एक मानव शरीर मिलेगा। मुझे अब भी यह मानव शरीर ज़्यादा पसंद है, मधुरिमा ने धीरे से कहा। मधुरिमा के खूबसूरत चेहरे और मोहक आंखों को देखकर अथर्व ने मन ही मन आह भरी। जब मधुरिमा ने सचमुच मानव शरीर धारण किया था तो उसे नहीं पता था कि उस समय कितने लोग अपनी आत्मा खो देंगे। अगले दिन चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय पर्वत की तलहटी में एक छोटी सी दुकान में कई आकृतियां थीं। शराब की सुगंध हवा में फैल रही थी और चीखें गूंज रही थीं। छोटी सी दुकान के बाहर समाचार सुनने वाले शिष्य पहले से ही पूरी सड़क पर अंदर और बाहर 3 परतों में भीड़ लगाए हुए थे। क्या तुमने देखा? मुझे भी दिखाओ। मैंने उसे देखा, यह अथर्व है। वह बैटल ब्लेड प्रभास, फ्लाइंग ईगल अनुष और ओवरलॉर्ड ब्लेड रिजवान के साथ शराब पी रहा है। मिस होंगलिंग और सीनियर सिस्टर देवांशी भी वहाँ हैं। मैंने सुना है कि अथर्व ने इस 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा में चैंपियनशिप जीती है। इससे भी अधिक, अथर्व ने एक पूर्ण प्रणाली मार्शल कलाकार के रूप में अपनी पहचान प्रकट की, सभी तरह से शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ा और मार्शल जनरल के पहले स्तर पर अपनी साधना के साथ उसने सीधे एक प्रथम स्तरीय मार्शल कमांडर को हराया, जिससे स्काई स्वॉर्ड सिटी फट गई। अब अथर्व प्रसिद्ध हो गया है, एक 5 प्रणाली मार्शल कलाकार। उसने हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय को भी सम्मान दिलाया है। अब जब हम बाहर जाएंगे तो हमारी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाएगी। काश मैं उसकी जगह होता। छोड़ो, सपने देखना बंद करो। अगर तुम्हारे पास अथर्व की 10% भी ताकत होती तो तुम एक मुख्य शिष्य बन सकते थे। अगले जन्म में तुम्हें अथर्व बनने का मौका नहीं मिलेगा। वह एक पूर्ण प्रणाली मार्शल कलाकार है। जल्दी से देखो, प्रीतु, ऋषिक, फैजान और यांग वेई भी अथर्व, प्रभास और अनुष के साथ बैठकर शराब क्यों पी रहे हैं।
ये 4 बच्चे, जिनकी ताकत इतनी कम है, इसके लायक क्यों हैं? क्यों? ये चारों अथर्व के आंगन 806 के भाई हुआ करते थे, वे गहरे दोस्त हैं। मैंने सुना है कि अथर्व ने उन्हें बहुत सारे युद्ध कौशल सिखाए थे। अब से हमें इन 4 लोगों को उकसाना नहीं चाहिए। अगर हमने अथर्व को नाराज किया तो हम खत्म हो जाएंगे। ये चारों लोग वाकई बहुत भाग्यशाली हैं। वे अथर्व, बैटल ब्लेड को दाओजुए, फ्लाइंग ईगल अनुज, ओवरलॉर्ड ब्लेड रिजवान और अन्य के साथ शराब पी सकते हैं। ये सभी ड्रैगन रैंकिंग में सुपर पावरहाउस हैं। भीड़ की चर्चाओं के बीच कई घंटों बाद उस छोटी सी दुकान में आखिरकार सन्नाटा छा गया। पिछली बार जब ड्रैगन रैंकिंग के इन महाशक्तियों ने यहाँ मेहमाननवाजी की थी, तब से दुकान का कारोबार खूब फल फूल रहा था। इस बार ड्रैगन रैंकिंग के कुछ शिष्यों के जाने के बाद वह तुरंत फिर से लोगों से भर गई। अथर्व जब तक अपने आंगन में लौटा, शाम हो चुकी थी। दिन इसी तरह बीतने के बाद अथर्व पालथी मारकर बैठ गया और साधना करने लगा। साथ ही उसने चौथे दर्जे का एक मध्य अवस्था वाला दानव मूल भी अपने मुंह में डाल लिया। उत्परिवर्तित सिंदूरी पक्षी कला का प्रयोग करते समय चौथे दर्जे के अंतिम चरण के दानव कोर पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। इस समय उसके पास ज्यादा दानव कोर नहीं बचे थे। अथर्व इन सभी दानव कोर को परिष्कृत करने के बाद आगे बढ़ने का कोई रास्ता खोजने की योजना बना रहा था। अपनी शक्ति में सफलता के बारे में अथर्व गहराई से जानता था कि प्राचीन क्षेत्र में उसकी शक्ति निस्संदेह तेजी से बढ़ेगी। प्राचीन क्षेत्र की अराजक स्थिति में उसके लिए मार्शल जनरलों और स्पिरिट जनरलों को निगलना आसान होगा, और वह सीधे सच्ची क्यूई और आत्मिक ऊर्जा को अवशोषित करेगा, जो निस्संदेह उसकी शक्ति को बढ़ाने का सबसे तेज तरीका होगा। एक क्षण बाद अथर्व का शरीर एक हल्की पीली रोशनी में लिपटा हुआ था और उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी। रात के अंधेरे में चंद्रा पर्वत श्रृंखला धुंधली तारों की रोशनी से ढकी हुई थी, मंद रोशनी से टिमटिमा रही थी। रात की हवा हल्की हल्की बह रही थी, जिसमें ठंडक का एहसास था। एक पहाड़ की चोटी पर एक आंगन के अंदर कई आकृतियां उदास आभा लिए बैठी थीं। सबके चेहरे थोड़े उदास थे। वहां मौजूद थे झाओ वुजी, यश, संजू, अनंग और तीसरे रक्षक चित्रांश। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह कमीना फुल सिस्टम मार्शल आर्टिस्ट होगा। ये नामुमकिन है, वह फुल सिस्टम मार्शल आर्टिस्ट कैसे हो सकता है? अनंग अविश्वास में अपना सिर हिलाता रहा, उसके चेहरे पर भावशून्य थे। इस अथर्व की किस्मत बहुत अच्छी है और वो बहुत छुपा हुआ भी है। हम सब धोखा खा गए। अगर ये 3 संप्रदायों और 4 द्वारों वाली सभा न होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो एक पूर्ण प्रणाली वाला मार्शल आर्टिस्ट है और पहले स्तर के मार्शल कमांडर को भी हरा सकता है। झाओ किंगहाई के दिल में अभी भी हैरानी शांत नहीं हुई थी। गुरुजी, इस अथर्व के पंख अनजाने में बन गए हैं। भविष्य में हमारे लिए उससे निपटना और भी मुश्किल होगा, चित्रांश ने विश्वनाथ से कहा। उसके पंख अभी बने हैं, वे अभी तक कठोर नहीं हुए हैं। हमें तब तक हमला करना होगा जब तक उसके पंख कठोर न हो जाएं, अन्यथा जब उसके पंख कठोर हो जाएंगे तो हमला करना वास्तव में असंभव हो जाएगा, विश्वनाथ ने गंभीरता से कहा। दादाजी, अथर्व की ताकत बहुत ज्यादा है। मुझे डर है कि अब उस पर वार करना आसान नहीं है, खासकर उस राक्षस जानवर के साथ जिसकी ताकत भी कमजोर नहीं है, झाओ किंगटियन ने कहा। चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह पहले दर्जे का मार्शल जनरल ही है। अगर वह पहले दर्जे के मार्शल कमांडर को हरा भी दे तो क्या हुआ? विश्वनाथ ने भारी स्वर में कहा। युनशेंग, लगता है तुम कल बाहर जा रहे हो, है ना? चित्रांश ने कहा। ये शिष्य इस वर्ष की श्रद्धांजलि लेने के लिए कल कुछ शहरों में जा रहा है। यह अच्छी बात है। तुम्हारी ताकत से तो उस बच्चे को मारना ही काफी होगा, है ना? विश्वनाथ ने कहा। मास्टर का मतलब है। हालांकि अथर्व अब इस संप्रदाय में एक 5 प्रणाली मार्शल कलाकार है। अगर हमारे हाथों उसे कुछ हो गया तो संप्रदाय के लिए उसे समझाना मुश्किल हो जाएगा, चित्रांश ने हिचकिचाते हुए कहा। संप्रदाय का क्या? हम संप्रदाय में कोई कदम नहीं उठाएंगे। क्या तुम भूल गए? चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में नए शिष्यों के आखिरी जत्थे को आए 3 साल हो गए हैं और अगले कुछ दिनों में उनके अपने परिवारों से मिलने का समय हो जाएगा। उस समय अथर्व जरूर वापस चली जाएगी, है ना? विश्वनाथ ने व्यंग्य किया। मास्टर का मतलब रास्ते में उस बच्चे को मारना है, चित्रांश ने कहा। ठीक है, इस बार हमें उसे पूरी तरह से मार डालना चाहिए और उस बच्चे को और बढ़ने का मौका नहीं देना चाहिए, विश्वनाथ ने कहा। युनशेंग, कल जब तुम निकलो तो उसे पहचान ना पाए, इसके लिए उस बच्चे का उस सड़क पर इंतजार करना जो मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला के किनारे से वसंत टाउन जाने का एकमात्र रास्ता है। फिर उसे सीधे मार डालना और यह पूरी तरह से अज्ञात रहेगा। अगर किसी को शक भी हो तो बिना सबूत के कोई कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ मास्टर, चित्रांश ने कहा। दादाजी, मैं भी जा रहा हूँ। मुझे उस बच्चे को अपने हाथों से मारना होगा, झाओ किंगटियन ने कहा। किंगटियन, अब तुम्हारी ताकत उस अथर्व से निपटने के लिए अपर्याप्त है, लेकिन बस मामले की परवाह किए बिना तुम दोनों भाई इस बार शाओहू के साथ शास्त्री परिवार के पास वापस आ जाओगे। जाओ और अपनी चाची से मिलो और किसी को कुछ भी शक नहीं होगा। मेरे पास भी व्यवस्था है।
अगर मौका मिले तो मेरे प्रतिहार परिवार के लोगों के साथ मिलकर शास्त्री परिवार के हाथों में खजाना पहुंचाना, विश्वनाथ ने कहा। दादाजी, क्या आप भी इस बार कहीं जाने की योजना बना रहे हैं? अनंग ने पूछा। फिर देखेंगे, अगर हो सके तो मैं कोई कदम उठा सकता हूँ। शास्त्री परिवार का खजाना असाधारण है और उसे खोया नहीं जा सकता। हमें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, विश्वनाथ ने कहा। रात धीरे धीरे बीतती गई। भोर होते ही अथर्व ने साधना बंद कर दी। चौथे स्तर के मध्य अवस्था के दानव कोर का पूरी तरह से परिशोधन हो चुका था, लेकिन उसकी साधना में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई थी। अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हुए उसे लगा कि वह पहले स्तर के मार्शल जनरल के मध्य अवस्था से बस थोड़ा ही आगे निकल गया है। 5वीं श्रेणी के दानव कोर और मार्शल जनरलों के बिना अब प्रगति बहुत धीमी है। अथर्व ने आंखें खोलीं और धीरे से आह भरी। मार्शल जनरल तक पहुंचे हुए उसे 2 महीने से ज्यादा हो गए थे और उसकी साधना धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय को जल्दी छोड़ देना ही बेहतर होगा। कई घंटे बाद अथर्व देवांशी के आंगन में पहुंची। चूंकि वहां और कुछ करने को नहीं था, अथर्व ने पूरा दिन देवांशी के साथ बिताया। उसने देवांशी से ये भी जाना कि नए शिष्यों के परिवार के आने का समय कुछ ही दिनों में आने वाला है। अथर्व, तुम्हें तीसरी चाची की याद आती है ना? 3 साल हो गए हैं। उस समय मैं भी मिलने के लिए वापस जाने की योजना बना रही हूँ, देवांशी ने मुस्कुराते हुए अथर्व की ओर अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। देवांशी, तुम अब भी उसे तीसरी चाची कह रहे हो? क्या तुम्हें उसे बुलाने का नाम नहीं बदलना चाहिए? अथर्व हल्के से मुस्कुराया, आगे बढ़ा और अपने सामने बैठी सुंदर और खूबसूरत महिला को अपनी बाहों में खींचकर बैठा लिया। मैं इसे कैसे बदलूं? अगर तीसरी चाची और मेरे पिता सहमत न हो तो क्या होगा? हमें क्या करना चाहिए? देवांशी की भौहें चिंता से सिकुड़ गईं, क्योंकि उन्हें पहले से ही इस बार लौटने पर आने वाली चुनौतियों का अंदाजा था। चिंता मत करो, मैं गारंटी दे सकता हूं कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, अथर्व ने धीरे से कहा। शास्त्री परिवार के बलराज शास्त्री और उसकी मां को उसके और देवांशी के रिश्ते पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके विपरीत वे शायद इसका पुरजोर समर्थन करेंगे। इस समय कोमल जैड को अपनी बाहों में लिए हुए, हालांकि पिछले 2 महीनों से वे अक्सर मिलते रहे थे, अथर्व को अंतरंग होने का मौका नहीं मिला था। आमतौर पर अपने पहाड़ की चोटी वाले आंगन में छोटू और मधुरिमा के आसपास कोई हरकत करना थोड़ा अजीब लगता था। अब यहाँ आकर अथर्व ने जानबूझकर आज छोटू और मधुरिमा को नहीं लाया था। उसने स्काईविंग स्नोलान को भी भगा दिया था। उसका दिल पहले से ही कुछ बेचैन हो रहा था। मुझे डर है कि तब मेरे पापा मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये बहुत शर्मनाक है, देवांशी ने सिर झुकाते हुए कहा। इतनी जल्दी शास्त्री परिवार में वापस आकर उसका मूड समझ में आ रहा था और वह अचानक थोड़ी घबरा गई। हर जवान औरत का एक दिन ऐसा आता है जब उसकी शादी होती है। इसमें शर्म की क्या बात है? अथर्व हंसा। उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि देवांशी किस बात से परेशान है। वह पहले उसकी चचेरी बहन थी, लेकिन जल्द ही उसकी पत्नी बनने वाली थी। पहचान में यह बदलाव थोड़ा खास था, लेकिन चूंकि दोनों का कोई खून का रिश्ता नहीं था, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इस समय कोमल जैड को अपनी बाहों में लिए अथर्व के हाथ स्वाभाविक रूप से बेचैन हो उठे। अपने सामने खड़ी सुंदर महिला को देखकर एक हल्की सी खुशबू हवा में फैल गई, जिससे अथर्व का दिल धड़क उठा। बेतरतीब ढंग से मत हिलो। अथर्व के हाथों को बेचैन होते देखकर देवांशी का पूरा शरीर कांप उठा। उसने अपना सिर उठाया और अथर्व को घूरा, लेकिन उसकी आंखें कुछ धुंधली थीं। वह अब एक भोली भाली युवती नहीं थी जो इन मामलों के बारे में कुछ नहीं जानती थी, और इस पल उसके भीतर एक अजीब सी अनुभूति भी उठी। अथर्व खुद को रोक नहीं पाए। आखिरकार ऐसा मौका मिलने के बाद वह स्वाभाविक रूप से इसे गंवाना नहीं चाहती थी। उसके पेट के निचले हिस्से से लेकर दिल तक गर्मी का एक उभार उठ रहा था और उसके हाथ और भी बेचैन हो गए, उसके खूबसूरत शरीर को टटोलने लगे। अजीबोगरीब ख्यालों को मत रोको। देवांशी ने अथर्व को घूरा। अथर्व की बाहों में बैठी उसे स्वाभाविक रूप से अपने नितंबों के नीचे कुछ हलचल महसूस हो रही थी। ऐसी चीज़ों का अनुभव होने के कारण उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि यह बाहरी चीज़ क्या है। उसका चेहरा तुरंत गर्दन से लेकर गालों तक लाल हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अथर्व ने उसकी बात नहीं सुनी और तुरंत उसके लाल होठों को चूम लिया। शाओ, तुम। देवांशी बोल नहीं पाए। अथर्व के चुंबन के बाद उसके हाथ अनायास ही उसकी बाहों में लिपट गए और उसका शरीर कब का नरम पड़ चुका था। उसे पता ही नहीं चला कि कब, लेकिन दोनों जोश से एक दूसरे से लिपट गए और कमरे में चले गए। अथर्व की उंगलियां उसके नाजुक शरीर पर आज़ादी से घूम रही थीं। उनकी जीभें अभी भी आपस में गुंथी और घुली मिली थीं। इस उकसावे में देवांशी अथर्व की बाहों में लगभग सुन्न और कोमल होकर गिर पड़ा, जिससे वह अपनी मनमानी करने लगा। अब वह विरोध नहीं कर पा रहा था। एक पल बाद बिस्तर पर दोनों एक साथ लुढ़क गए। देवांशी इस पल जो होने वाला था उसे मना नहीं कर पा रही थी। इसके विपरीत उसके दिल में एक उत्सुकता सी महसूस हो रही थी।
कपड़े धीरे से उतार दिए गए, अंतर्वस्त्र उतार दिए गए, जिससे एक अति सुंदर और आकर्षक सुंदर शरीर सामने आ गया। रात, खिड़की के बाहर रात की हवा धीरे धीरे बह रही थी। कमरे में सांसें तेज थीं, एक औरत कराह रही थी, बादल और बारिश बार बार आ रहे थे, एक अंतहीन बसंत का दृश्य। आदित्यनारायण के आंगन में महारक्षक उपस्थित थे। आदित्यनारायण को भौहें सिकोड़ते हुए देखकर उन्होंने कहा, संप्रदाय गुरु, क्या आपने अभी तक निर्णय नहीं लिया है? ये लड़का मेरे लिए वाकई मुश्किलें खड़ी कर देता है। मैं इसे जाने नहीं दे सकती। यहाँ तक कि संप्रदाय के कई सर्वोच्च बुजुर्ग भी इसके लिए बेहद अनिच्छुक हैं। और असंख्य वर्ष का लाल तांबा, मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के पर्वत की रक्षा करने वाले खजानों में से एक, ये लड़का भी इसे चाहता है। काश! आदित्यनारायण ने आह भरी। मुझे चिंता थी कि वह लड़का बहुत ज्यादा मांगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी भूख इतनी ज्यादा होगी कि वह असंख्य वर्ष का लाल तांबा भी चाहेगा। महान संरक्षक ने भी असहाय होकर कहा, असंख्य वर्षों का लाल तांबा अनगिनत वर्षों से मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय एक शक्तिशाली व्यक्ति इसे परिष्कृत करने में सक्षम था और इसके बदले कई बहुमूल्य खजानों का आदान प्रदान करने को तैयार था, लेकिन मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग इसके लिए सहमत नहीं हुए। आखिरकार ये दिव्य कलाकृतियों को परिष्कृत करने की सामग्री है, आदित्यनारायण ने कहा। तो संप्रदाय गुरु का मतलब है? महान संरक्षक की बात पूरी होने से पहले ही आदित्यनारायण ने फिर कहा, उनकी बात न मानने से भी काम नहीं चलेगा। मैं उनके सामने अपना वादा नहीं तोड़ सकता। कई सर्वोच्च बुजुर्गों ने पहले ही निर्णय ले लिया है। ओह, संप्रदाय गुरु, सर्वोच्च बुजुर्गों ने क्या कहा? महान संरक्षक ने पूछा। एक दिन की चर्चा के बाद कई सर्वोच्च बुजुर्गों ने आखिरकार एक निर्णय लिया। हम अथर्व की तीनों शर्तों से सहमत होंगे, लेकिन हम उस लड़के को इतनी आसानी से फायदा नहीं उठाने देंगे, आदित्यनारायण ने आधी मुस्कान के साथ कहा। क्या कई सर्वोच्च बुजुर्ग भी इस बात पर सहमत हैं कि मेरा चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय प्रतिहार परिवार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा? महान संरक्षक ने कहा। सर्वोच्च बुजुर्गों के बीच भी काफी बहस हुई। आप जानते हैं कि इसमें क्या रिश्ते शामिल हैं, लेकिन अंततः सर्वोच्च बुजुर्गों के बहुमत के दबाव में, अगर यह प्रतिहार परिवार के निजी मामलों से संबंधित है, तो स्वाभाविक रूप से इसका मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि शास्त्री परिवार के मामलों का भी हमसे कोई लेना देना नहीं है। शास्त्री परिवार और प्रतिहार परिवार को एक दूसरे के साथ जैसा ठीक लगे वैसा व्यवहार करने दें, आदित्यनारायण ने कहा। लेकिन अगर हम वास्तव में अथर्व को असंख्य वर्ष का लाल तांबा देते हैं, तो क्या मेरा चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय कुछ ज्यादा ही उदार नहीं हो रहा है? महान संरक्षक ने आदित्यनारायण की ओर देखा और कहा, असंख्य वर्ष का लाल तांबा मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में रहता है और कोई भी इसे परिष्कृत नहीं कर सकता। ये रद्दी धातु के एक टुकड़े के समान है, लेकिन इसे दे देना निश्चित रूप से उदारता है। इसलिए मैं उस लड़के को इसे आसानी से नहीं लेने दूंगा। अगर वह लड़का इतना भाग्यशाली होता है कि उसे अंततः असंख्य वर्ष का लाल तांबा मिल जाता है, तो इसे एक उपकार समझिए, आदित्यनारायण ने कहा। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान चमक रही थी। एहसान कर रहे हो? वह लड़का असल में मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय को छोड़ने वाला है। क्या संप्रदाय गुरु अब भी उसे अपने पक्ष में करने का इरादा रखता है? महान संरक्षक ने संदेह से पूछा। अगर वह जाना चाहता है तो हम उसे जबरदस्ती रख सकते हैं, लेकिन उसका दिल नहीं रख सकते। ये लड़का एक विद्रोही अजगर जैसा है, आदित्यनारायण ने कहा। उसे देना एक एहसान है, और यह उस व्यक्ति पर भी एहसान है जिसने उसे आकर असंख्य वर्ष का लाल तांबा लेने के लिए कहा था। संप्रदाय गुरु का मतलब है कि अथर्व को किसी ने असंख्य वर्ष का लाल तांबा लाने के लिए कहा था। महान संरक्षक ने पूछा। आम लोगों को असंख्य वर्षों के लाल तांबे जैसे खजाने के बारे में पता भी नहीं होगा। इसके अलावा अथर्व इस असंख्य वर्षों के लाल तांबे को कैसे परिष्कृत कर सकता है? यह अजीब होगा अगर उसके पीछे कोई ना हो। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो अथर्व के पीछे का व्यक्ति उसका सबसे पहला गुरु है, आदित्यनारायण ने कहा। महान संरक्षक ने तुरंत समझ लिया और कहा, अथर्व जैसे असाधारण शिष्य को पढ़ाने में सक्षम होने के लिए उसके पीछे का व्यक्ति असाधारण होना चाहिए। अथर्व का रक्षात्मक मार्शल कौशल और अंत में दिखाया गया भयानक मार्शल कौशल साधारण नहीं है। ये संभव है कि उसके पीछे का शक्तिशाली व्यक्ति निश्चित रूप से साधारण न हो। मैं भी अब बहुत उत्सुक हूँ। इस लड़के के पीछे वह शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में कौन है? आदित्यनारायण ने कहा। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में 2 दिन धीरे धीरे बीत गए। 2 दिन बाद अद्यानार्यन के आंगन में अथर्व थोड़ी घबराहट और आशंका के साथ बैठा था। आदित्यनारायण ने अथर्व को देखा, कुछ क्षणों तक उसका अवलोकन किया, फिर कहा, अथर्व, मैंने आपके 3 मामलों पर कई सर्वोच्च बुजुर्गों के साथ चर्चा की है। आपसे सहमत होना असंभव नहीं है। धन्यवाद, संप्रदाय गुरु। अथर्व चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आदित्यनारायण वास्तव में सहमत होगा। इतनी जल्दी खुश मत हो।
मैं तुम्हारी 3 बातें मान लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी 2 शर्तें भी माननी होंगी, आदित्य नारायण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अगर तुम नहीं मानती तो अपनी 3 बातों के बारे में सोचना भी मत। यह मत कहना कि मैं अपना वादा तोड़ रहा हूं, बस बात यह है कि तुम खुद ऐसा नहीं कर सकती। बूढ़े लोमड़ी, क्या तुम और भी बेशर्म हो सकते हो? अथर्व ने मन ही मन सोचा, लेकिन स्वाभाविक रूप से वह इसे जोर से नहीं कहेगा। ये बस एक धमकी थी, एक खुली धमकी। हालांकि अथर्व ने भी अंदाज़ा लगा लिया था कि असंख्य वर्षों का लाल तांबा पाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि आदित्य नारायण ये कदम उठाएगा जिससे उसे 2 शर्तें मानने पर मजबूर होना पड़ेगा। अथर्व ने मन ही मन सोचा कि आदित्य नारायण जिन शर्तों पर उसे सहमत करना चाहता था वे शायद सामान्य नहीं थीं। संप्रदाय गुरु, कृपया अपनी शर्तें बताएं, अथर्व ने धीरे से कहा। किसी की छत के नीचे सिर झुकाना जरूरी है। अगर वह विरोध भी करे तो शायद बेकार होगा। ये देखकर कि अथर्व ने कोई आपत्ति नहीं जताए, आदित्य नारायण थोड़ा हैरान हुआ, फिर बोला, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी तरह बहुत ज्यादा नहीं मांगूंगा। इसके अलावा ये वास्तव में शर्तें नहीं हैं। सबसे पहले, जब आप चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय छोड़ देंगे तो मेरा चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय और आपका उड़ती आत्मा गेट एक गठबंधन बनाएंगे। आप क्या सोचते हैं? चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय और उड़ती आत्मा गेट ने गठबंधन बनाया। अथर्व इस बार सचमुच हैरान हुआ और बोला, संप्रदाय गुरु, उड़ती आत्मा गेट तो एक तीसरे दर्जे का छोटा संप्रदाय है। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय आपके उड़ती आत्मा गेट के साथ गठबंधन करने को तैयार है। आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? आदित्य नारायण ने कहा। अथर्व ने कहा, बेशक, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि तुम सहमत हो? युन जियाओटियन की आंखों में कुछ गहरा अर्थ था जब उसने अथर्व से धीरे से कहा। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय उड़ती आत्मा गेट के साथ गठबंधन करना चाहता है। उड़ती आत्मा गेट सचमुच बहुत खुश है, लेकिन इस गठबंधन के विवरण पर संप्रदाय गुरु द्वारा मुझे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय छोड़ने की अनुमति मिलने के बाद ही चर्चा की जा सकती है, अथर्व ने उत्तर दिया। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय उड़ती आत्मा गेट के साथ गठबंधन करना चाहता है। अथर्व मूर्ख नहीं था। उस बूढ़े लोमड़ी अद्यानार्यन के चरित्र के आधार पर वह बिना लाभ के कभी कोई काम नहीं करेगा। अगर वह अभी संप्रदाय गुरु के रूप में अपने पद के दबाव में उसके साथ गठबंधन पर चर्चा करता तो उसे निश्चित रूप से नुकसान होता। लेकिन चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय छोड़ने के बाद स्थिति अलग होगी। ज्यादा से ज्यादा वह उसे अंकल मास्टर कहेगा। जब दोनों संप्रदाय गठबंधन करेंगे और विवरणों पर चर्चा करेंगे तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा बच्चा, आदित्य नारायण ने अथर्व की तरफ देखा, मानो एक ही नज़र में उसके इरादे भाप गए हों। उसने कहा, चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय तुम्हारे उड़ती आत्मा द्वार के साथ गठबंधन कर रहा है। तुम्हें सच में चिंता है कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय तुम्हारे उड़ती आत्मा द्वार का फायदा उठाएगा? ठीक है, इस बारे में बाद में बात करना ठीक रहेगा। ये शिष्य हिम्मत नहीं करेगा, अथर्व ने धीरे से कहा। ठीक है, दूसरी शर्त जिससे आपको भी फायदा होगा। यू जियाओटियन ने अथर्व की ओर देखा और कहा, मैं पहले आपके और होंगलिंग के बीच सगाई को अंतिम रूप देने की योजना बना रहा हूँ। क्या आपको कोई आपत्ति है? अथर्व हक्का बक्का रह गया। यह एक और मामला था जो उसकी उम्मीदों से बढ़कर था। क्या आप अनिच्छुक हैं? युन जियाओटियन ने अवंतिका की ओर देखा और पूछा। बिल्कुल नहीं, ये शिष्य तो बिल्कुल तैयार है। बस ये बहुत अचानक हुआ है। ये शिष्य थोड़ा हैरान है, अथर्व हंसा। भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए वह भी यही चाहता था कि यह मामला आसानी से सुलझ जाए। मुझे पता है कि सिर्फ अवंतिका को अपने पास रखना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। मुझे देवांशी और सुवर्णा के बारे में भी कुछ कुछ पता है। मैं तुम्हारे लिए चीज़ें मुश्किल नहीं बनाऊंगा। अब से अवंतिका के साथ अच्छा व्यवहार करना। अगर तुमने उसे ज़रा भी तकलीफ दी तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा, आदित्य नारायण ने अथर्व को गंभीर भाव से देखते हुए कहा। ये शिष्य अवंतिका को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देगा। धन्यवाद, संप्रदाय गुरु, अथर्व ने गंभीर भाव से आदरपूर्वक प्रणाम किया। ये प्रणाम वास्तव में उचित ही था। पहले तुम दोनों की सगाई हो जाएगी। शादी की तारीख बाद में तुम खुद तय कर लेना। मैं अगले कुछ दिनों में तुम्हारी सगाई की खबर 3 संप्रदायों और 4 द्वारों को भी भेज दूंगा, आदित्य नारायण ने अथर्व की ओर देखते हुए कहा। ये शिष्य संप्रदाय गुरु की व्यवस्था का पालन करेगा, अथर्व ने सिर हिलाया। पहले सगाई कर लेना ठीक था। अब से जब भी तुम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाओ तुम दोनों को सावधान रहना चाहिए। जैसे स्काई स्वॉर्ड गेट के मुख्य हॉल में दिखाई देना अच्छा नहीं लगता। हालांकि युवा लोग थोड़े आवेगी होते हैं, फिर भी कई बार खुद पर काबू रखना जरूरी होता है, आदित्य नारायण ने अथर्व की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखते हुए कहा। अथर्व का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। स्काई स्वॉर्ड गेट के मुख्य हॉल में तो आदित्य नारायण ने उसकी और अवंतिका की हर हरकत को भांप लिया था। अब ये वाकई अजीब था। अथर्व ने अपना सिर नीचे कर लिया, कुछ भी कहने में असमर्थ, और बस अजीब तरह से हंसने लगा। अथर्व,
चूंकि आप इन दोनों शर्तों से सहमत हैं तो मैं भी आपकी तीनों मांगों से सहमत हूँ, युन शियाओटियन ने अथर्व के अजीब भाव को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। धन्यवाद संप्रदाय मास्टर, अथर्व ने कहा। अथर्व, अब से तुम मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के शिष्य नहीं हो। हालांकि एक बार गुरु हमेशा पिता। एल्राशुतोष तुम्हारे गुरु हैं, इसलिए तुम अब भी एक तरह से मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के आधे शिष्य माने जाते हो। अब अवंतिका के साथ तुम्हारे रिश्ते को जोड़ने पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के शिष्य हो या नहीं, आदित्य नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा। अथर्व हल्के से मुस्कुराया। सच तो यही था, अवंतिका के साथ उसके रिश्ते और उसके गुरु आशुतोष के अड्यानार्यन के बड़े भाई होने के कारण उसे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का आधा शिष्य माना जाता था, चाहे कुछ भी हो। हालांकि अथर्व अपने मन में ऐसा नहीं सोचता था। उसके सिर पर चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की नामटिका न होती तो भविष्य में प्राचीन क्षेत्र में जीवित रहना कुछ हद तक आसान होता। ओह ठीक है अथर्व, मैं तुम्हें बताना भूल गया। मैं तुम्हें 10,000 साल पुराना लाल तांबा दे सकता हूं, लेकिन 10,000 साल पुराना लाल तांबा कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्या तुम इसे ले जा सकोगे। आदित्य नारायण की नज़रें हट गईं। 10,000 साल पुराना लाल तांबा मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के 1000 खजानों के भंडार में रखा है। अगर तुम इसे पा सको तो ले लो। क्या? अथर्व का दिल फिर बैठ गया। यह आदित्य नारायण बहुत चालाक और धूर्त था। इस समय भी वह ऐसी चाल चल रहा था। आदित्य नारायण समझ गया कि अथर्व क्या सोच रहा था और उसने कहा, यह मत कहो कि मैं अपनी बात से मुकर रहा हूँ। 1000 खजानों की तिजोरी में मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के शक्तिशाली साधकों द्वारा पीढ़ियों से एकत्रित किए गए असाधारण खजाने हैं। उनमें से किसी एक को भी बाहर ले जाने पर सनसनी फैल सकती है। मैं तुम्हें 1000 खजानों की तिजोरी में प्रवेश करने दे रहा हूँ और तुम अपने साथ ले जाने के लिए कुल 3 खजाने चुन सकते हो। अगर तुम 10,000 साल पुराने लाल तांबे को ढूंढ कर ले जा सकते हो तो 10,000 साल पुराने लाल तांबे के साथ यही तुम्हारा भाग्य है। अगर तुम 10,000 साल पुराने लाल तांबे को नहीं ले जा सकते तो तुम केवल अपने आप को दोषी ठहरा सकते हो। मैं गारंटी दे सकता हूं कि 10,000 साल पुराना लाल तांबा 1000 खजानों की तिजोरी में है। बूढ़े लोमड़ी, क्या तुम और भी बेशर्म हो सकते हो? अथर्व ने मन ही मन कोसा, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय उसे 10,000 साल का लाल तांबा देना नहीं चाहता था, लेकिन उससे किया अपना वादा भी नहीं तोड़ना चाहता था, इसीलिए उन्होंने ऐसा भयावह कदम उठाया। 1000 खजानों का भंडार चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का एक पुनर्तः गुप्त स्थान था। यहाँ तक कि मुख्य शिष्य, यहाँ तक कि धर्म रक्षक वरिष्ठ भी बिना अनुमति के वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते थे। सभी मुख्य शिष्यों ने केवल यही सुना था कि 1000 खजानों के भंडार में चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय द्वारा अपने पूरे इतिहास में एकत्रित किए गए खजाने संग्रहित हैं। किसी खजाने को 1000 खजानों के भंडार में रखने के लिए उसकी गुणवत्ता और स्तर वास्तव में असाधारण होना आवश्यक था। इस समय अथर्व चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के 1000 खजाने वाले तिजोरी के प्रवेश द्वार के सामने पहुंचा। 1000 खजानों का भंडार चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के मुख्य शिखर के मुख्य हॉल के पीछे स्थित था। इस विशाल मुख्य शिखर पर अथर्व को पहले पता नहीं था कि यहाँ एक खड़ी चट्टान है। इस मुख्य शिखर के मुख्य हॉल के पीछे मुख्य शिखर के पहाड़ी ढलान से खड़ी चट्टान को पार करते हुए एक छोटी सी चोटी सीधी फैली हुई थी। यह ज्यादा बड़ी नहीं थी, लगभग 300-400 मीटर की। चोटी पर अजीब सी चट्टानें उभरी हुई थीं और वह हरी भरी थी। चारों ओर कई बेलें लिपटी हुई थीं और बीच में कई जंगली फूल खिले हुए थे। शिखर के चारों ओर सफ़ेद धुंध छाई हुई थी, मानो कोई अमर लोक हो। शिखर से नीचे देखने पर चोटियों का एक विस्तार फैला हुआ था, जिसके चारों ओर सफ़ेद धुंध घूम रही थी, जिससे सुकून और खुशी का एहसास हो रहा था। इस छोटी सी चोटी पर उस समय एक गुफा थी। ये छोटी नहीं थी और मोटे पत्थर का दरवाज़ा 2 लोगों की ऊंचाई और लगभग 4 लोगों की चौड़ाई का था, जिससे एक प्राचीन आभा प्रकट हो रही थी। पत्थर का दरवाज़ा पहले से ही खुला था और अंदर कुछ धुंधला सा था। अथर्व, अंदर जाओ। याद रखो, तुम सिर्फ 3 खजाने ही निकाल सकते हो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और ज्यादा लेने के बारे में मत सोचना, आदित्य नारायण ने अथर्व से कहा। उसकी नज़र साफ तौर पर अथर्व को चोर जैसी लग रही थी। अथर्व के बारे में अपनी समझ के आधार पर वह इस बच्चे से सावधान नहीं रह सकता था। अथर्व ने थोड़ा सा मुंह बनाया, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। वह बस अंदर जाकर खोज कर सकता था। उम्मीद थी कि उसे 10,000 साल पुराना लाल तांबा मिल जाएगा। हालांकि अंकल नील ने यह नहीं बताया था कि 10,000 साल पुराना लाल तांबा कैसा दिखता है, इसलिए अगर वह उसके सामने भी होता तो भी वह उसे पहचान नहीं पाता। लाचारी में अथर्व 1000 खजानों वाली तिजोरी में ही चल पाया। जैसे ही उसने गुफा में प्रवेश किया, अथर्व एकदम से दंग रह गया। गुफा के अंदर का हिस्सा उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये सिर्फ 1000 खजानों वाली तिजोरी नहीं थी, इसे 10,000 खजानों वाली तिजोरी भी कहा जा सकता था। गुफा का अंदरूनी हिस्सा एक बड़े हॉल जैसा था, जिसका क्षेत्रफल 200 मीटर से भी ज्यादा था।
गुफा की दीवारें चिकनी थीं, मानो उन्हें पॉलिश किया गया हो। उनके बीच जैद से बनी कई लंबी आयताकार अलमारियां थीं, जिनसे हल्की हरी और नीली फ्लोरोसेंट रोशनी निकल रही थी। हे भगवान, ये तो 5 स्पिरिट फैट, चाइनीज स्टार वाइन और जेस्मिन है। अपने सामने सब कुछ देखकर अथर्व एकदम से दंग रह गया। सबसे पहले जो चीज़ नजर आए वह थी औषधीय जड़ी बूटियों की कतारें। ये कोई साधारण औषधीय जड़ी बूटियां नहीं थीं, ये बेहद दुर्लभ थीं, जिनका इस्तेमाल उच्च श्रेणी के अमृतों को परिष्कृत करने के लिए किया जाता था। 5 स्पिरिट फैट, चाइनीज स्टार वाइन और जेस्मिन अन्य जड़ी बूटियों के अलावा ऐसी सामग्रियां थीं जो 7वीं श्रेणी के अमृतों को परिष्कृत कर सकती थीं। अगर इन्हें बाहर ले जाया जाता तो ये वाकई सनसनी मचा देतीं। ये ठंडे पानी का पत्थर और अभ्रक चंद्र रेत है। अथर्व ने तुरंत अपने हाथ में 2 हाथ जितनी मोटी वस्तुएं उठाईं। एक शुद्ध सफ़ेद थी और दूसरी से पीली सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। स्वर्गीय आत्मा अभिलेख में अभिलेखों के साथ अथर्व की दृष्टि अब सामान्य नहीं रही और उसने तुरंत इन 2 वस्तुओं को पहचान लिया, ठंडे पानी का पत्थर और अभ्रक चंद्र रेत। ये दोनों वस्तुएं हथियारों को परिष्कृत करने के लिए भी उत्कृष्ट सामग्री थीं। हथियार परिष्कृत करने में सामग्री के प्रकार से ही हथियार के परिष्कृत होने का निर्धारण होता था। औषधीय जड़ी बूटियों की तरह जड़ी बूटियों के प्रकार से ही यह निर्धारित होता था कि किस प्रकार के अमृत को परिष्कृत किया जा सकता है। 5 आत्मा वसा, चीनी स्टार वाइन और जैसामाइन, ये सभी 7वीं श्रेणी के अमृतों को परिष्कृत करने में सक्षम थे और उनका मूल्य अद्भुत था। और यदि इन ठंडे पानी के पत्थर और अभ्रक चंद्र रेत की तुलना औषधीय जड़ी बूटियों से की जाए तो वे उच्च श्रेणी के 7वें दर्जे के अमृत को परिष्कृत करने में सक्षम औषधीय जड़ी बूटियों के बराबर होंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी इतनी पारखी नज़र होगी कि तुम ठंडे पानी के पत्थर और अभ्रक चंद्र रेत को भी पहचान सकोगे। अथर्व के हैरान भाव देखकर आदित्य नारायण भी थोड़ा हैरान हुआ। सामान्य तौर पर एक स्पिरिट मास्टर के लिए औषधीय जड़ी बूटियों और इन शोधन सामग्रियों को पहचानना स्वाभाविक था। स्पिरिट मास्टर आमतौर पर दिन भर औषधीय जड़ी बूटियों और शोधन सामग्रियों से निपटते रहते हैं, लेकिन अथर्व भी उन्हें एक नज़र में पहचान सकता था, जिससे आदित्य नारायण स्वाभाविक रूप से हैरान रह गया। उत्तम स्टील क्रिस्टल। अथर्व फिर से हैरान रह गया। उसने हथेली के आकार का नीला क्रिस्टल अपने हाथ में उठाया। यह नीला क्रिस्टल पूरी तरह से पारदर्शी था और इसकी गुणवत्ता किसी भी तरह से ठंडे पानी के पत्थर या अभ्रक चंद्र रेत से कम नहीं थी। तुम इसे भी पहचानते हो? आदित्य नारायण ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अथर्व इन सभी शोधन सामग्रियों को पहचान लेगा। यून जियातन को एक बुरा पूर्वाभास हुआ। उसने अथर्व को 1000 खजानों की तिजोरी में इसलिए जाने दिया क्योंकि अथर्व एक मार्शल आर्टिस्ट था और शोधन सामग्रियों से अनभिज्ञ था, इसलिए 10,000 साल पुराने लाल तांबे के मिलने की संभावना बिल्कुल कम थी। लेकिन अब अथर्व की प्रतिक्रिया देखकर आदित्य नारायण सचमुच थोड़ा डर गया कि कहीं अथर्व उसे ना पाले। ये भाला भी कोई साधारण नहीं लगता। जैद अलमारियों की दूसरी पंक्ति में अथर्व ने एक शुद्ध सफ़ेद लंबा भाला उठाया। उसे हाथ में पकड़े हुए ये भाला, जो केवल 2 मीटर लंबा था, पूरे 200 जिन का था। उसका हाथ तुरंत डूब गया। भाले का शरीर एक मंद बहती रोशनी में लिपटा हुआ था, जिससे कई गुप्त आकृतियां प्रकट हो रही थीं। भाले की नोक से एक तेज ठंडी चमक थी, जो चुपचाप दिल की धड़कन बढ़ा देने वाली आभा बिखेर रही थी। यह अधिपति भाला है। इसे एक आत्मा राजा विशेषज्ञ ने परिष्कृत इस्पात और ठंडे पत्थर का उपयोग करके परिष्कृत किया था। इसमें अपनी सच्ची क्यूई डालने की कोशिश करो, आदित्य नारायण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर अथर्व ने धीरे धीरे ओवरलॉर्ड स्पीयर में ट्रू क्यूई का एक अंश इंजेक्ट किया। टकराना। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ अधिपति भाला जमीन पर गिर पड़ा, जिससे जमीन थोड़ी हिल गई। अथर्व का चेहरा भी नाटकीय रूप से बदल गया। अभी अभी जब उसने ट्रू क्यूई का हल्का सा इंजेक्शन लगाया तो अधिपति भाला तुरंत 1000 कट्टियों जितना भारी हो गया और फिर उसके हाथ से भारी होकर गिर पड़ा। हे, जब इस अधिपति भाले में सच्ची क्यूई डाली जाती है तो इसका वजन स्वतंत्र रूप से बदल सकता है और इसमें रहस्यमय और अप्रत्याशित क्षमताएं होती हैं। मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में बहुत कम शिष्य भाले का उपयोग करते हैं। मूल रूप से मैंने इसे ली दाजियांग, जीवन लेने वाले भाले को देने की योजना बनाई थी जब मुझे मौका मिला, लेकिन वह आपके द्वारा घायल हो गया और अपंग हो गया। आदित्य नारायण ने हल्की सी आह भरी। अच्छा भाला। अथर्व इस समय अधिपति भाले को देखकर और भी चकित था। एक स्पिरिट किंग विशेषज्ञ द्वारा परिष्कृत स्टील और ठंडे पत्थर के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके परिष्कृत किया गया हथियार वाकई अद्भुत था। इसके बाद अथर्व ने कई और बेहतरीन हथियार देखे। अगर इन्हें बाहर रखा जाता तो लोग पागल हो जाते, लेकिन चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में इन्हें सिर्फ 1000 खजानों की तिजोरी में ही रखा जा सकता था। इस गुफा के अंदर हर खजाना अथर्व को भी प्रशंसा से भर देता था। वे सभी बिल्कुल असली खजानों के स्तर के थे। जैद अलमारियों में औषधीय सामग्रियों, शोधन सामग्रियों और हथियारों की पंक्तियों को देखकर अथर्व लगातार विस्मय से भर जाता था। यही अंतर था। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की तुलना में उड़न आत्मा संप्रदाय के संग्रह ने ही अंतर दिखा दिया।
अथर्व, जल्दी से 3 खजाने चुन लो। उनमें से 10,000 साल पुराना लाल तांबा है या नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है। यूजियातन ने अथर्व की चमकती आंखों को देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा। संप्रदाय गुरु, मैं फिर देखूंगा, अथर्व ने धीरे से कहा। उसके पास सिर्फ 3 मौके थे, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले उसे ध्यान से देखना था। अपना समय लो, मुझे जल्दी नहीं है, आदित्यनारायण ने धीरे से कहा। यह क्या है? चौथी जेड कैबिनेट पर अथर्व ने एक पतला सफ़ेद कवच देखा, जो किसी बनियान जैसा था। ये कपड़ा बेहद खास लग रहा था, सिकाडा के पंख जितना पतला। यह एक सुरक्षा कवच है। इसे अग्नि गुण द्वारा सक्रिय करने की आवश्यकता है। मैं मूल रूप से इसे अवंतिका को देना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से अवंतिका एक जल, लकड़ी और वायु तत्व मार्शल कलाकार है। ये सुरक्षा कवच बिना किसी नुकसान के समान स्तर के प्रतिद्वंद्वी के पूर्ण बल के प्रहार का सामना कर सकता है। ये काफ़ी अच्छा है, आप इसे ले सकते हैं, यह आपकी रक्षा के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, आदित्यनारायण ने कहा। यह एक बहुत अच्छा खजाना है, अथर्व थोड़ा ललचाया। अपने हरे आत्मा कवच और इस कवच के साथ उसकी सुरक्षा जरूर मजबूत होगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सुरक्षा कवच हरे आत्मा कवच के नीचे भी कारगर होगा या नहीं। साथ ही अपने हरे आत्मा कवच के साथ उसकी सुरक्षा पहले से ही काफ़ी अच्छी थी। एक पल झिझकने के बाद अथर्व ने सुरक्षा कवच नीचे रख दिया। आदित्यनारायण थोड़ा हैरान हुआ। ये सुरक्षा कवच वाकई एक अच्छा खजाना था, एक जीवन रक्षक खजाना। कुल मिलाकर सभी इसे बहुत महत्व देते थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि अथर्व इस बात से अप्रभावित रहेगी। गुफा में चारों ओर देखते हुए, अगर इन खजानों को अलग अलग रखा जाए तो अथर्व जरूर बहुत लुभाएगा। लेकिन हजारों खजानों को एक साथ रखने के बाद, लुभाने के बाद, अथर्व को बस चक्कर आ रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे चुने। अथर्व को तो देखते ही चक्कर सा आ गया। अनजाने में अथर्व की नज़र जेड कैबिनेट की छठी पंक्ति में रखे लगभग 20 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर ऊंचे एक ब्रोकेड बॉक्स पर पड़ गई। ये ब्रोकेड बॉक्स इस गुफा में अस्पष्ट था, लेकिन अथर्व जानता था कि इस गुफा में रखी गई कोई भी चीज़ निश्चित रूप से एक साधारण खजाना नहीं होगी, इसलिए उसने तुरंत ब्रोकेड बॉक्स खोल दिया। ब्रोकेड के डिब्बे के अंदर हथेली के आकार की 2 पीली जेड पर्चियां थीं। जेड पर्चियों से एक हल्की सी पृथ्वी जैसी आभा फैल रही थी। अथर्व की नज़र उन दोनों जेड पर्चियों पर टिकी थी। जैसे जैसे वह उन्हें देखता गया, उसे और भी ज्यादा एहसास हुआ कि वे असाधारण हैं। इन जेड पर्चियों के भीतर ऐसा लग रहा था मानो एक प्रचंड ऊर्जा का उफान समाया हो। जितना ज्यादा वह उन्हें घूरता, उतना ही ज्यादा उसे घबराहट का एहसास होता। यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इसे एक बालसुलभ व्यक्तित्व वाले शीर्ष मार्शल किंग विशेषज्ञ और एक शीर्ष स्पिरिट किंग विशेषज्ञ ने कई वर्षों के शोध के बाद बनाया है। इसे अर्थ फाइंड प्रोफाउंड थंडर कहा जाता है। इन जेड पर्चियों में एक मार्शल वेनरेबल विशेषज्ञ की आक्रमण शक्ति होती है। जब तक आप ट्रू क्यूई इंजेक्ट करते हैं, आप इस अर्थ फाइंड प्रोफाउंड थंडर को बाहर फेंककर आक्रमण को सक्रिय कर सकते हैं। हालांकि इसकी शक्ति की तुलना किसी मार्शल वेनरेबल विशेषज्ञ से नहीं की जा सकती, लेकिन इसकी शक्ति एक 6 गुना मार्शल कमांडर को मारने के लिए पर्याप्त है, और यहां तक कि एक 7 गुना मार्शल कमांडर भी इससे टकराने पर गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। मूल रूप से 5 अर्थ फाइंड प्रोफाउंड थंडर थे। जब मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय ने उन्हें प्राप्त किया, तब केवल 4 थे। अवंतिका के पास हमेशा 2 होते थे, इसलिए यहाँ अभी भी 2 बचे हैं, आदित्यनारायण ने कहा। वास्तव में ऐसी एक चीज़ है जो जेड स्लिप्स के भीतर आक्रमण शक्ति को सील कर देती है और इसे ट्रू क्यूई इंजेक्ट करके सक्रिय किया जा सकता है। ये चीज़ बहुत भयानक है। एक शीर्ष स्पिरिट किंग और मार्शल किंग विशेषज्ञ द्वारा निर्मित यह एक 6 गुना मार्शल कमांडर को मार सकता है और एक 7 गुना मार्शल कमांडर को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। ऐसा खजाना वास्तव में असामान्य है, अथर्व ने मन ही मन सोचा। संप्रदाय गुरु, ये दोनों पृथ्वी दानव गहन वज्र एक ही खजाने के बराबर होने चाहिए, है ना? मैं इसे ले लूंगा, अथर्व हंसा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सीधे ब्रोकेड बॉक्स को उस स्थानिक बैग में रख दिया जिसे उसने सजावट के तौर पर अपनी कमर पर पहना हुआ था। तुम्हें ये चाहिए? हालांकि ये दोनों अर्थ फाइंड प्रोफाउंड थंडर थोड़े खास और निश्चित रूप से असाधारण हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है और फिर ये गायब हो जाएंगे। यहाँ कई और खजाने हैं जो इन दोनों अर्थ फाइंड प्रोफाउंड थंडर से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। तुम फिर से चुन सकते हो, आदित्यनारायण ने अथर्व से उलझन में कहा। उसने अथर्व को खास तौर पर याद दिलाया कि ये अर्थ फाइंड प्रोफाउंड थंडर एक बार इस्तेमाल करने के बाद गायब हो जाएंगे। हालांकि ये बेहद असाधारण थे, लेकिन अंततः ये एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं थीं। इस 1000 खजानों की तिजोरी में इन अर्थ फाइंड प्रोफाउंड थंडर से कहीं ज्यादा कीमती खजाने थे। यही तो शिष्य चाहता है, अथर्व ने कहा। अथर्व ने स्वाभाविक रूप से देखा कि हालांकि ये पृथ्वी दानव गहन वज्र असाधारण थे, फिर भी वे इस खजाने के ढेर के बीच ज्यादा विशिष्ट नहीं थे। लेकिन अथर्व की अपनी योजनाएं थीं। अथर्व के दिल में सबसे जरूरी चीज थी अपनी जान बचाना। ये 2 अर्थ फाइंड प्रोफाउंड थंडर्स उसकी जान बचाने के लिए वाकई अच्छी चीजें थीं।
इनमें से एक को बाहर फेंकने से 6 गुना मार्शल कमांडर की सीधी मौत हो सकती थी और 7 गुना मार्शल कमांडर को गंभीर चोट लग सकती थी। ऐसी अच्छी चीज़ निस्संदेह उसके लिए सबसे उपयुक्त थी। अथर्व की जिद देखकर आदित्य नारायण के पास कोई चारा नहीं था। इन 2 अर्थफाइंड प्रोफाउंड थंडर्स के साथ कम से कम मुश्किल वक्त में उसकी जान तो बच ही जाएगी। शायद ये बच्चा बस इसी बात पर नज़र गड़ाए बैठा था। दूसरे खजाने की खोज जारी रखते हुए अथर्व दुविधा में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चुने, और 10,000 साल पुराने लाल तांबे का अभी भी कोई निशान नहीं था। 10,000 साल पुराना लाल तांबा आखिर कहाँ है? अथर्व ने हर जगह ढूंढा। उसका मुख्य लक्ष्य 10,000 साल पुराना लाल तांबा ढूंढना था। हालांकि यह गुफा काफ़ी बड़ी थी, लेकिन चीज़ों को ढूंढते समय यह उतनी बड़ी नहीं लग रही थी। अपनी आध्यात्मिक समझ का इस्तेमाल करते हुए अथर्व ने हर जगह खोजबीन की और अपनी खोज को शोधन सामग्री पर केंद्रित किया। 10,000 साल पुराना लाल तांबा भी एक शोधन सामग्री थी। निष्कासन प्रक्रिया का उपयोग करते हुए अथर्व ने तुरंत उन सभी शोधन सामग्रियों को हटा दिया जिन्हें वह पहचानता था। इस 1000 खजानों की तिजोरी में काफ़ी शोधन सामग्रियां थीं। उनमें से ज़्यादातर को हटाने के बाद भी अथर्व 20 से 30 तरह की शोधन सामग्रियों को नहीं पहचान पाया। अपने मन में स्वर्गीय आत्मा रिकॉर्ड में शोधन सामग्री के विवरण के बारे में सोचते हुए अथर्व ने तुरंत उन्हें एक एक करके अलग कर दिया। अथर्व के व्यवहार को देखकर युन शियाओटियन और भी हैरान हो गया। अथर्व इन सभी शोधन सामग्रियों को पहचानता हुआ प्रतीत हो रहा था। जैसे ही अथर्व ने एक एक करके शोधन सामग्री को हटाया, अब उसके सामने 3 शोधन सामग्रियां थीं। एक पीले रंग की परिष्कृत लोहे की वस्तु जो 1 हाथ जितनी मोटी और 2 मीटर लंबी थी, अविश्वसनीय रूप से कठोर थी। एक गोलाकार सुनहरी वस्तु 2 मीटर लंबी जिसके चारों ओर एक मंद प्रकाश बह रहा है। अंत में एक पीले रंग की चौकोर अनियमित वस्तु जो आधा मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी थी, साधारण दिखी। जब अथर्व ने इन तीनों वस्तुओं को एक साथ रखा और उनकी जांच की तो उसे एहसास हुआ कि ये तीनों शोधन सामग्री बेहद भारी थीं। इनमें से आखिरी काली शोधन सामग्री सबसे भारी थी, जिसे हिलाने के लिए अथर्व को 2 स्तरों की सच्ची क्यूई का इस्तेमाल करना पड़ा। इसका वजन कम से कम 5 से 600 कैरेट था। अथर्व को इन 3 शोधन सामग्रियों को हिलाते हुए देखकर युन शियाओटियन की अभिव्यक्ति में सूक्ष्म रूप से बदलाव आया, लेकिन उसकी आंख का कोना अनायास ही फड़क गया, मानो अत्यधिक आश्चर्य से। अथर्व आदित्य नारायण की निगाहों को गौर से देख रहा था। उस पल आदित्य नारायण की आंखों में आए बदलाव को देखकर वह लगभग तय कर चुका था कि 10,000 साल पुराना लाल तांबा इन 3 शोधन सामग्रियों में से एक है। अन्य शोधन सामग्रियों की बार बार जांच करने के बाद वह मूलतः ये तय करने में कामयाब रहा कि वे 10,000 साल पुराना लाल तांबा नहीं थे। मोटे तौर पर यह पता लगाने के बाद कि 10,000 साल पुराना लाल तांबा इन 3 शोधन सामग्रियों में से एक है, अथर्व ने भी राहत की सांस ली। इससे उसे ढूंढना और भी आसान हो गया। उसकी नज़र इन 3 शोधन पदार्थों पर पड़ी। अथर्व ने अपनी आभा से जांच की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। बिना शोधन के इन शोधन पदार्थों में ज़्यादा ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं था, जबकि औषधीय पदार्थों में आमतौर पर उच्च श्रेणी के औषधीय पदार्थों में ज़्यादा ऊर्जा उतार चढ़ाव होता है। इसलिए अपनी आभा से जांच करके अथर्व ये निर्धारित नहीं कर सका कि इस समय कौन सी शोधन सामग्री 10,000 साल का लाल तांबा था। हालांकि एक पल बाद अथर्व के मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। बिना कुछ सोचे समझे उसने तीसरा पीला शोधन पदार्थ सीधे अपने स्थानिक थैले में डाल दिया और कहा, संप्रदाय गुरु, शिष्य इसे ले जाएगा। अथर्व, तुम्हें कैसे पता चला कि ये 10,000 साल पुराना लाल तांबा है? आदित्य नारायण तुरंत हैरान और हक्का बक्का रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अथर्व सचमुच 10,000 साल पुराने लाल तांबे को पहचान लेगा। ये बहुत आसान है, अथर्व हल्के से मुस्कुराए। जहाँ तक मुझे पता है 10,000 साल पुराने लाल तांबे पर संप्रदाय के कई विशेषज्ञों ने शोध किया होगा और उन्होंने इसे परिष्कृत करने की कोशिश की होगी, इसलिए इस पर निशान जरूर होंगे। बाकी 2 शोधन सामग्री चिकनी हैं और उन पर कोई निशान नहीं है, इसलिए शिष्य को यकीन है कि मैंने जो अभी रखा है वह 10,000 साल पुराना लाल तांबा ही है। तो फिर यहाँ इतनी सारी शोधन सामग्री होने के बावजूद आप कैसे निश्चित हो सकते हैं कि जो आपने अभी रखा है वह 10,000 साल पुराना लाल तांबा है? आदित्य नारायण ने गंभीरता से पूछा। अथर्व ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं अन्य सभी शोधन सामग्रियों को पहचानता हूँ, इसलिए ये 10,000 साल पुराना क्रिम्सन कॉपर होने की संभावना नहीं है। तुम सच में उन सभी को पहचानते हो? युन जियाओटियन फिर से हैरान हुआ, फिर उसने असहाय होकर अथर्व को देखा और हल्की सी आह भरी। आदित्य नारायण के हाव भाव देखकर अथर्व को और भी यकीन हो गया कि उसने जो अभी अभी रखा था वह 10,000 साल पुराना क्रिम्सन कॉपर ही था। वह अपने दिल में एक कंपन महसूस किए बिना नहीं रह सका। जिस क्षण उसने पहली बार 10,000 साल पुराने क्रिम्सन कॉपर को छुआ, अथर्व को उसके भीतर ऊर्जा की लहरें महसूस हुईं, जो बाकी 2 शोधन सामग्रियों की ऊर्जा के उतार चढ़ाव से कहीं ज्यादा तेज थीं। ज्यादातर लोगों को ये समझ पाना मुश्किल होगा, लेकिन अथर्व एक स्पिरिट मास्टर होने के नाते इस मामले में अपने फायदे में था।
इन सब बातों को मिलाकर अथर्व ने तीसरी शोधन सामग्री चुनने का साहस किया। चूंकि ये 10,000 साल के क्रिम्सन कॉपर से संबंधित था जिसके बारे में अंकल नील ने उसे निर्देश दिया था, अथर्व ने स्वाभाविक रूप से लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। अथर्व, 10,000 साल पुराना क्रिम्सन कॉपर कोई साधारण वस्तु नहीं है। हालांकि मेरा चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय हमेशा से इस वस्तु को परिष्कृत करने में असमर्थ रहा है, फिर भी जहां तक मुझे पता है कई शक्तिशाली व्यक्ति इस वस्तु की लालसा रखते हैं। इसलिए आपको कभी भी यह खबर नहीं बतानी चाहिए कि आपके पास 10,000 साल पुराना क्रिम्सन कॉपर है, वरना आप खुद पर जानलेवा विपत्ति को आमंत्रित कर लेंगे, आदित्य नारायण ने अथर्व से गंभीरता से कहा। शिष्य समझ गया। अथर्व ने हल्के से सिर हिलाया, स्वाभाविक रूप से इस बात को समझते हुए। अगर किसी को पता चल जाए कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की सबसे कीमती वस्तुओं में से एक 10,000 साल पुराना लाल तांबा उसके हाथ लग गया है, तो शायद हर दिन उसका पीछा किया जाएगा। अब आप चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के अनुयायी नहीं हैं। आपको मुझे संप्रदाय गुरु कहने की जरूरत नहीं है। मैं अगले 2 दिनों में अवंतिका के साथ आपकी सगाई की घोषणा करूंगा। क्या आपको मुझे संबोधित करने का तरीका नहीं बदलना चाहिए? आदित्य नारायण ने अथर्व की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। ये दामाद बहुत असभ्य था। नमस्कार ससुर जी। अथर्व एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर हंस पड़ा। एक सीखने लायक युवक। यूजियातन थोड़ा मुस्कुराया, मानो बहुत खुश हो। उसके हाथ में एक चमकती हुई रोशनी के साथ अथर्व को एक स्टोरेज रिंग देते हुए कहा, अभी भी एक स्पेशल बैग लेकर चल रहे हो? मेरे दामाद होने के नाते ये थोड़ा जर्जर है। ये स्टोरेज रिंग लो। इसके अंदर पवन विशेषता वाला गहन श्रेणी का मध्य स्तरीय मार्शल कौशल 3000 बहते बादलों का हाथ भी है। ये भी मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय द्वारा अत्यधिक मूल्यवान मार्शल कौशलों में से एक है। हालांकि यह गहन श्रेणी का मध्य स्तरीय है, अगर इसे तैरती हुई रोशनी और छाया के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसकी शक्ति गहन श्रेणी के उच्च स्तर के शिखर तक पहुंच सकती है। आपकी वर्तमान शक्ति को देखते हुए गहन श्रेणी के मध्य स्तरीय मार्शल कौशल का अभ्यास करना अभी भी मुश्किल हो सकता है, इसलिए बाद में इसका अभ्यास करें। धन्यवाद ससुर जी। अथर्व ने तुरंत वह संग्रहण अंगूठी ले ली। अथर्व को उस संग्रहण अंगूठी की परवाह नहीं थी। उसके पास और भी कई अंगूठी थीं, लेकिन वह ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था, इसलिए वह हमेशा एक स्थानिक बैग साथ रखता था। इसके अलावा उसके पास जो संग्रहण अंगूठियां थीं वे कोई साधारण वस्तुएं नहीं थीं। हालांकि ये सुनकर कि इस संग्रहण अंगूठी में एक गहन श्रेणी का मध्यस्तरीय मार्शल कौशल है, अथर्व की तुरंत रुचि हो गई। उसने अपने मन से जांच की और सचमुच उसमें गहन श्रेणी के मध्यस्तरीय मार्शल कौशल का एक सेट पाया। चूंकि तुम मुझे ससुर कहते हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। अब से अवंतिका के साथ अच्छा व्यवहार करना। वह थोड़ी जिद्दी हो सकती है, लेकिन वह बेवकूफ़ नहीं है। अब से उसे ज्यादा लाड़ प्यार देना और उसे यह महसूस न होने देना कि उसके साथ अन्याय हुआ है, आदित्य नारायण ने कहा। ये शिष्य अवंतिका को संजोने की पूरी कोशिश करेगा, अथर्व ने गंभीरता से कहा। यह भी दिल से था, वह अपनी स्त्री को जरूर संजोएगा। गहन श्रेणी के मध्यम स्तरीय मार्शल कौशल का एक और सेट पाकर अथर्व भी बेहद खुश था। जैसा कि कहा जाता है, अच्छी नौकरी करने से बेहतर है अच्छी शादी करना। इसमें कुछ सच्चाई है। अगर कोई उसे ससुर कहता तो गहन श्रेणी के मध्यम स्तरीय कौशल का एक सेट पाना अजीब लगता। ससुर जी, मैंने सुना है कि आपको 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा में अच्छी सफलता मिली है। मालिक को पहचानने के लिए खून टपकने के बाद अथर्व ने तुरंत वह अंगूठी उसके हाथ में पहना दी। 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा में आदित्य नारायण की उपलब्धियों के बारे में सोचते हुए अथर्व को अचानक लगा कि अभी अभी उसे मिले गहन श्रेणी के मध्यम स्तरीय युद्ध कौशल उतने प्रभावशाली नहीं थे। साजिश मत करो बदमाश। मेरे जीते हुए युद्ध कौशल की कीमत अभी भी उस 10,000 साल के लाल तांबे के बराबर नहीं है जो तुमने छीन लिया। और तुमने मेरी बेटी भी छीन ली। और क्या साजिश रच रहे हो? यूजियातन ने अथर्व के विचारों को एक नज़र में ही भांप लिया और उसे तुरंत चुप करा दिया। हे, ये दामाद तो यूं ही पूछ रहा था और कोई मतलब नहीं। अथर्व ने आंखें घुमाईं। इस ससुर के साथ रहते हुए उसे वाकई कोई फायदा नहीं हो सकता था। हालांकि अथर्व ने इस बारे में ध्यान से सोचा, 10,000 साल का लाल तांबा लेकर उसे संतुष्ट होना चाहिए, अपनी बेटी को लेकर तो बात ही छोड़िए। चलो चलें, युन शियाओटियन ने अथर्व से कहा। ससुर जी, मैंने सिर्फ 2 खजाने चुने हैं। आपने मुझे 3 देने का वादा किया था। मैं फिर देखूंगा। अथर्व जाना नहीं चाहता था। 3 खजानों में से उसने सिर्फ 2 ही लिए थे। वह आखिरी खजाने को नहीं छोड़ सकता था। हाय, आदित्य नारायण ने धीरे से आह भरी। आखिरकार उसे समझ आया कि मुर्गी चुराने की कोशिश में चावल गंवाना क्या होता है। वह शुरू में 10,000 साल पुराना लाल तांबा रखना चाहता था, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वह उसे नहीं रख पाया। इसके बजाय उसने 2 और चीजें मुफ्त में दे दीं। अथर्व को 1000 खजानों की तिजोरी में सिर झुकाए खोजते देख अद्यानार्यन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दामाद तो आधा बेटा ही होता है, आखिरकार वो तो अपना ही था।
एक और चीज़ ले लेना ठीक था। हालांकि इस समय अथर्व को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चुने। उसे बहुत सी चीज़ें चाहिए थीं। अथर्व जैसे ही झिझक रहा था, उसकी अभिव्यक्ति अचानक रुक गई। तीसरी जेड कैबिनेट के किनारे पर अथर्व ने गलती से एक जेड स्लिप देखी। इस जेड स्लिप में कोई चमक नहीं थी, इसलिए जब उसने पहली बार 1000 खजानों की तिजोरी में प्रवेश किया तो वह खजानों को देखकर दंग रह गया और इस जेड स्लिप पर ध्यान नहीं दिया। जब अथर्व ने जेड स्लिप देखी तो पहले तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने उस पर नज़र डाली तो उसे तुरंत एक जाना पहचाना सा एहसास हुआ, मानो उसका उससे कोई नाता हो। इस जाने पहचाने एहसास ने अथर्व को अनायास ही वहां जाकर जेड स्लिप उठा लेने के लिए प्रेरित किया। इस जेड स्लिप में कुछ खास नहीं है। यह मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में न जाने कब से है और हमेशा 1000 खजानों की तिजोरी में रही है, इसलिए इसे बिना संभाले यहाँ छोड़ दिया गया है। मुझे नहीं पता कि यह क्या है। यूजियातन की आवाज़ पीछे से आई जब अथर्व ने जेड स्लिप उठाई। अथर्व ने जेड स्लिप को हाथ में लिया और ध्यान से उसकी जांच की। जेड स्लिप में प्राचीन हरे रंग की झलक थी और वह बहुत पुरानी थी। जेड स्लिप के किनारों पर गंदगी के कई निशान भी थे, मानो उसे किसी प्राचीन मकबरे से चुराया गया हो। ये 4 दिव्य कलाओं में से एक है। जैसे ही अथर्व ने जेड स्लिप को छुआ, अचानक उसके मन में 4 दिव्य कलाएं आ गईं। यह जेड स्लिप बिल्कुल वैसी ही थी जैसी अंकल नील ने उसे पहले दी थी। इस जेड स्लिप की जानी पहचानी आभा से अथर्व लगभग तुरंत ही समझ गया कि यह 4 दिव्य कलाओं में से एक है। हालांकि वह कौन सी थी, इस बारे में अथर्व उस समय निश्चित नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह 4 दिव्य कलाओं में से एक होगी। अथर्व तुरंत बहुत खुश हो गया। 4 दिव्य कलाएं, वह इस समय 4 दिव्य कलाओं की खोज में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनमें से एक चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के 1000 खजानों के भंडार में होगी। अगर वह यहाँ नहीं आया होता तो शायद उसे वह कभी नहीं मिलती। किस्मत क्या होती है, यही तो किस्मत है। अथर्व को लगा कि उसकी किस्मत वाकई अच्छी है। यही सोचकर ये बूढ़ा लोमड़ी ससुर उसके लिए 10,000 साल का लाल तांबा पाना मुश्किल बनाना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे 4 दिव्य कलाओं का एक सेट दिलाने में मदद करेगा। उसे उसका ठीक से शुक्रिया अदा करना चाहिए। अपने दिल की उत्तेजना को दबाते हुए, हालांकि अथर्व अंदर से बहुत खुश था, उसने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं किया। फिर उसने जेड स्लिप को उस स्टोरेज रिंग में डाल दिया जो आदित्य नारायण ने उसे अभी अभी दी थी और कहा, ससुर जी, मैं इसे ले लूंगा। तुम्हें ये जेड स्लिप चाहिए? आदित्य नारायण थोड़ा हैरान हुआ। उसने पहले सोचा था कि अथर्व कोई ऐसा खजाना चुनेगा जिसे वह छोड़ना भी नहीं चाहेगा, लेकिन उसने अप्रत्याशित रूप से एक टूटी हुई जेड स्लिप चुन ली। बिना कुछ और कहे उसने कहा, तो चलो वापस चलते हैं। इस बार तुमने काफी फायदा उठाया है, बदमाश। हे, अथर्व बिना बोले ही हंस पड़ा। इस बार 1000 खजानों की तिजोरी में आकर उसने वाकई बहुत कुछ हासिल किया। 1000 खजानों की तिजोरी से निकलने के बाद अथर्व ने कुछ वाक्यों के लिए युन जियाओटियन के साथ बातचीत की, फिर जल्दी से युन जियाओटियन को विदाई दी। जिस पर्वत शिखर पर वह रहता था, अथर्व जल्दी से अपने कमरे में दाखिल हुआ। पालती मारकर बैठे अथर्व ने एक बार फिर 1000 खजानों की तिजोरी से प्राप्त जेड स्लिप निकाली। जेड स्लिप में प्राचीन हरे रंग की झलक थी और वह बहुत पुरानी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वह वर्मिलियन बडार थी जो उसे पहले मिली थी। बॉस, यह क्या है? छोटू ने तुरंत अथर्व से पूछा। उसकी छोटी आंखें अथर्व के हाथ में जेड स्लिप को घूर रही थीं, वह भी बहुत उत्सुक दिख रहा था। यह अच्छी बात है, अथर्व ने हल्के से कहा। अथर्व ने हाथ की मुहर बनाते हुए खून की एक बूंद जेड स्लिप पर टपकाई, लेकिन जेड स्लिप पर कोई बदलाव नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? अथर्व ने आश्चर्य से कहा। उस जमाने में सिंदूरी पक्षी कला के साथ भी यही हुआ था। खून टपकने के बाद वह उसे विकसित नहीं कर पाता था और फिर किसी तरह अनजाने में ही उसे विकसित कर लेता था। अपने मन में ध्यानपूर्वक याद करते हुए अथर्व को याद आया कि क्योंकि शियाओलोंग ने अपनी त्वचा को त्याग दिया था, उसकी त्वचा से खून का एक अंश सिंदूर पक्षी कला में विलीन हो गया था और उसके बाद ही वह इसे विकसित कर सका। छोटू, मुझे खून की एक बूंद दे दो, अथर्व ने फिर छोटू से कहा। बॉस, आप क्या कर रहे हैं? छोटू के बोलते ही उसकी पीठ पर लगे एक शल्क से खून की एक बूंद रिसने लगी। चलो एक प्रयोग करते हैं, अथर्व ने कहा। उसने तुरंत छोटू के स्केल पर लगे खून पर जेड स्लिप पोंछी। कमरे में मधुरिमा, जो अपने मूल रूप में लौट आई थी, उसने भी अथर्व को भ्रम में देखा। जैसे ही खून की एक बूंद जेड स्लिप पर लगी, उस पर तुरंत एक हल्की सी चमक आ गई। जेड स्लिप में आए बदलावों को देखकर अथर्व का दिल तुरंत रोमांचित हो गया। तो बस यूं ही ये काम कर गया। अथर्व बहुत खुश हुआ। हालांकि उसे नहीं पता था कि 4 दिव्य कलाओं को सक्रिय करने के लिए छोटू के रक्त की आवश्यकता क्यों होती है, फिर भी वह इस पल बेहद खुश था। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और जेड स्लिप में आत्मिक शक्ति की एक और धारा प्रवाहित कर दी। प्राचीन सियान जेड स्लिप पर एक चमकदार रोशनी तुरंत अथर्व के ग्लैबेला में प्रवेश कर गई। फिर वह सूचना की एक विशाल धारा में परिवर्तित हो गई जो अथर्व के दिमाग में प्रवेश कर गई। गर्जन, पूरा कमरा एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी में डूबा हुआ था।
रोशनी में कई जानवरों जैसी आकृतियां सर पर दौड़ती और दहाड़ती हुई धुंधली दिखाई दे रही थीं। सब कुछ अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय था। एक पल बाद रोशनी कम हो गई और कमरा सामान्य हो गया। काफी देर बाद जब अथर्व ने अपनी आंखें खोलीं तो वे आश्चर्य और प्रसन्नता से भर गए। जेड पर्ची से मिली जानकारी से पता चला कि यह वास्तव में काले कछुए की कलाकृति थी। 4 दिव्य कलाएं हैं: नीला ड्रैगन कला, सफेद बाघ कला, काला कछुआ कला और सिंदूरी पक्षी कला। अभी अभी उसे जो जेड स्लिप मिली थी वह तीसरी कला थी, काला कछुआ कला। वर्मिलियन बर्ड आर्ट से अथर्व ने पहले ही सीख लिया था कि 2 कलाओं का संयोजन पृथ्वी स्तर के अंतिम चरण के मार्शल कौशल के बराबर होगा, या शायद शक्ति के संदर्भ में पृथ्वी स्तर के अंतिम चरण के मार्शल कौशल से थोड़ा अधिक मजबूत होगा। वर्मिलियन बर्ड आर्ट की तरह, हालांकि यह केवल येलो लेवल के उच्च स्तरीय मार्शल कौशल के बराबर था, इसकी शक्ति सामान्य येलो लेवल के उच्च स्तरीय मार्शल कौशल से कहीं अधिक थी। खासकर इसके उत्परिवर्तन के बाद पृथ्वी स्तर के प्रारंभिक स्तरीय मार्शल कौशल भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। अगर चारों दिव्य कलाएं एक साथ मिल जाएं, तो वे स्वर्ग स्तर के युद्ध कौशलों को टक्कर दे सकती हैं। अथर्व को अभी तक स्वर्ग स्तर के युद्ध कौशलों की असाधारणता का अंदाजा नहीं था, लेकिन पृथ्वी स्तर के युद्ध कौशल पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। अथर्व मन ही मन कल्पना कर सकता था कि स्वर्ग स्तर के युद्ध कौशलों की शक्ति वाकई भयानक होगी। इस समय काले कछुए की कला प्राप्त करने से अथर्व के मन में एक विचार कौंधा। शायद वह किसी दिन चारों दिव्य कलाएं प्राप्त कर ले। कम से कम उसने सिंदूरी पक्षी कला और काले कछुए की कला तो प्राप्त कर ही ली थी। बॉस, आपको अभी क्या मिला? अथर्व अभी भी सुखद आश्चर्य में था, तभी छोटू की आवाज़ फिर से आए। उसकी छोटी आंखों में भ्रम की झलक थी। मुझे एक रहस्यमयी वस्तु मिली है। यह एक मार्शल कौशल की तरह है, लेकिन अजीब बात यह है कि इसे खोलने के लिए तुम्हारे खून की ज़रूरत है। अथर्व ने शियाओ लॉन्ग से कहा, फिर तुरंत मधुरिमा से पूछा, मधुरिमा, क्या तुम्हें किसी ऐसे मार्शल कौशल के बारे में पता है जिसे खोलने के लिए किसी राक्षसी जानवर या आत्मिक जानवर के खून की ज़रूरत हो? मधुरिमा ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे भी नहीं पता। जो तुम्हें मिला है वह बहुत रहस्यमय लगता है। अथर्व ने एक पल सोचा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। अगर वह नहीं जानता था तो नहीं जानता था। जब तक वह इसे सफलतापूर्वक विकसित कर सकता था, काले कछुए की कला को विकसित करना और उसे सिंदूरी पक्षी कला के साथ मिलाना पृथ्वी स्तर के उच्च स्तरीय युद्ध कौशल के बराबर होगा, जिसका अर्थ था कि उसका तुरुप का पत्ता फिर से बढ़ गया था। अगले दिन चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के मुख्य शिखर के मुख्य हॉल में अड्यानार्यन के शिष्यों डू किंग्युन और लियूशिन ने अपने गुरु अड्यानार्यन के आदेशानुसार कार्य किया। उन्होंने चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के सभी वरिष्ठों और संरक्षकों को, जिनमें बाहरी संप्रदाय के वरिष्ठ भी शामिल थे, बुलाया। कुछ ही देर में मुख्य हॉल बुजुर्गों और संरक्षकों से भर गया। वहां ज्यादा बुजुर्ग और संरक्षक नहीं थे, कुल मिलाकर लगभग 40 या 50, लेकिन अकेले बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग 100 से ज्यादा थे। लगता है संप्रदाय प्रमुख को आज कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करनी है, अपने आसपास के लोगों को देखते हुए एल्डजी ने कुछ उलझन में कहा। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में इतनी बड़ी सभा होना दुर्लभ था। इस स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि संप्रदाय गुरु के पास घोषणा करने के लिए कुछ बड़ी बात है, एल्ड यांग ने धीरे से कहा। संप्रदाय गुरु कनिष्ठ भाई क्या योजना बना रहे हैं? क्या हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के साथ कुछ बड़ा हो सकता है? आशुतोष सबसे ऊंची सीट पर बैठा था, उसका चेहरा संदेह से भरा हुआ था और अथर्व उसके पीछे खड़ा था। अथर्व मन ही मन थोड़ा मुस्कुराया। उसे भी हॉल में आने की सूचना मिल चुकी थी। उसने सोचा कि आदित्य नारायण शायद सभी बुजुर्गों को यह बताने वाला है कि वह चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय छोड़ रहा है। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय छोड़ने के बारे में अथर्व को कुछ आश्चर्य हुआ। एक साधारण संप्रदाय में यह कोई आसान बात नहीं होगी। अगर संप्रदाय आपको निष्कासित कर दे तो कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन अगर आप खुद छोड़ना चाहें तो यह मुश्किल होगा। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय जैसे विशालकाय 3 संप्रदायों और 4 द्वारों में से एक से तो और भी मुश्किल। लेकिन जब वह चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय छोड़ना चाहता था तो अड्यानार्यन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, जिससे अथर्व थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने शुरू में सोचा था कि यह बहुत मुश्किल होगा। चूंकि उसने खुद को एक सर्वगुण संपन्न मार्शल आर्टिस्ट बताया था, इसलिए साधारण संप्रदाय उसे आसानी से जाने नहीं देंगे। नमस्कार संप्रदाय गुरु। चर्चा के बीच में ही 2 लोग बाहर चले गए। वे थे अड्यानार्यन और अवंतिका। अथर्व ने देखा, आदित्य नारायण अभी भी हल्के नीले रंग का लबादा पहने हुए था। उसकी आंखें साफ और चमकदार थीं, जिनमें गहराई का एहसास था, और उसके काले बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे, जिससे वह बेकाबू और बेलगाम लग रहा था। अथर्व को साफ साफ याद था कि 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के सम्मेलन के दौरान आदित्य नारायण ने आखिर में अपनी चाल चली थी। हर इशारे के साथ उसकी शक्ति अंतरिक्ष को चीरती हुई निकल रही थी। ऐसी शक्ति एक सच्चे विशेषज्ञ की पहचान होती है। इस समय आदित्य नारायण का आभामंडल संयमित था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अदृश्य रूप से उसके पूरे अस्तित्व से एक ऐसी रौबदार उपस्थिति झलक रही थी जो दुनिया को विस्मित कर सकती थी।
अपनी नाक छूते हुए अथर्व के दिल में साफ था कि उसके वर्तमान ससुर ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनके साथ खिलवाड़ किया जा सके। वह चालाक और धूर्त थे, उनकी ताकत अपार थी और उनके पीछे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की एक शक्तिशाली शक्ति थी। ऐसे व्यक्ति को भड़काना निस्संदेह सबसे मुश्किल था। क्या इस छोटी बच्ची ने सज धज कर तैयार किया है? अथर्व की नज़र जब बगल में बैठी अवंतिका पर पड़ी तो उसकी आंखें हल्की सी चमक उठीं। उसने आस्तीनों पर फूलों के डिज़ाइन वाली एक लंबी हरी पोशाक पहनी हुई थी, उसके लंबे बाल ऊपर बंधे हुए थे और उसकी कनपटियों के चारों ओर खुले हुए थे। उसकी खूबसूरत आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं, उसकी त्वचा चिकनी और नाजुक थी, गर्म जैद जैसी, मुलायम और चमकदार। उसके चेरी जैसे होंठ स्वाभाविक रूप से लाल थे और रसीले लग रहे थे, जिनमें थोड़ी सी लालिमा थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जानबूझकर कपड़े पहने हों। सब लोग, औपचारिकताएं छोड़ दो। आदित्यनारायण के बोलने के बाद वह पहले से ही सिरहाने बैठ गया था। यूहोंगलिंग उसके बगल में खड़ी थी, अपने पिता से थोड़ा सा टिकी हुई। आज ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना सारा लाड़ प्यार और बेकाबूपन त्याग दिया हो और उसकी जगह थोड़ी कोमलता आ गई हो। जब सब लोग फिर से बैठ गए तो उन्होंने आदित्यनारायण को असमंजस से देखा। चूंकि सभी को उपस्थित होने की सूचना दी जा चुकी थी, इसलिए वे लंबे समय से आदित्यनारायण द्वारा इस महत्वपूर्ण बात की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। संप्रदाय गुरु कनिष्ठ भाई, आपने सभी को यहाँ बुलाया है, क्या आप कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहे हैं? आशुतोष ने आदित्यनारायण से पूछा। हॉल में मौजूद संरक्षकों और बुजुर्गों को देखते हुए आदित्यनारायण की आखिरी नज़र एक पल के लिए अथर्व पर पड़ी। नज़रें हटाने के बाद उसने धीरे से कहा, इस संप्रदाय ने आज बुजुर्गों और संरक्षकों को मुख्यतः 2 मामलों पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। एक विराम के बाद आदित्यनारायण ने कहा, सबसे पहले, अब से अथर्व अब चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का शिष्य नहीं है। इस बिंदु से आगे उसके बारे में सब कुछ चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। क्या? जैसे ही आदित्यनारायण के शब्द निकले, सभी बुजुर्ग, रक्षक और बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग इतने स्तब्ध रह गए कि लगभग उछल पड़े। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि संप्रदाय गुरु अथर्व को संप्रदाय से निष्कासित कर रहे हैं। अथर्व एक सर्वगुण संपन्न मार्शल कलाकार था। आखिर संप्रदाय गुरु उसे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय से निष्कासित करके क्या सोच रहे थे? विश्वनाथ की अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदल गई और फिर उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। हालांकि 2 लोग ऐसे थे जो इस मामले से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थे, ग्रैंड प्रोटेक्टर और अवंतिका, जो इस समय हॉल में थे। संप्रदाय गुरु कनिष्ठ भाई, आपका क्या मतलब है? आशुतोष भड़क उठा। इस बात की परवाह किए बिना कि वह संप्रदाय गुरु है या नहीं, उसने अपनी सीट पर थपथपाया और तुरंत उछल पड़ा। अपने प्रिय शिष्य को संप्रदाय से निष्कासित करते हुए वह सचमुच क्रोधित हो गया था। वरिष्ठ भाई, कृपया शांत हो जाए। युन शियाओटियन थोड़ा मुस्कुराया, जैसे कि वह लंबे समय से जानता था कि उसके वरिष्ठ भाई की यह प्रतिक्रिया होगी और उसे यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। तो फिर तुम्हें आज मुझे स्पष्टीकरण देना ही होगा। मेरे शिष्य ने चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में एक महान योगदान दिया है और तुम्हारे लिए पृथ्वी स्तर के उच्च स्तरीय मार्शल कौशल के 24 सेट भी जीते हैं, और तुम उसे संप्रदाय से निष्कासित करना चाहते हो। तुम बहुत निर्दयी हो, आशुतोष ने आक्रोश से कहा। आदित्यनारायण ने एक असहाय व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और मन ही मन युक्यान के बारे में सोचा। आपके अनमोल शिष्य ने चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में एक महान योगदान दिया था, लेकिन कल उसने चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की सबसे कीमती वस्तुओं में से एक को छीन लिया। हालांकि आदित्यनारायण ने स्वाभाविक रूप से ये शब्द जोर से नहीं कहे। संप्रदाय गुरु, क्या इस मामले पर पुनर्विचार नहीं किया जाना चाहिए? एक बुजुर्ग ने थोड़े गंभीर चेहरे के साथ कहा। यह हेल्दयान के अलावा मार्शल किंग विशेषज्ञ भी थे। उनका आभामंडल भी अत्यंत शक्तिशाली था, जो अदृश्य रूप से लोगों को उत्पीड़न का एहसास कराता था। संप्रदाय गुरु, कृपया इस पर अधिक ध्यान से विचार करें, एल्डर जी, एल्डर यांग, एल्डर सोंग और अन्य ने कहा। विश्वनाथ कुछ नहीं बोले। मन ही मन खुश तो थे, लेकिन साथ ही बहुत उलझन में भी थे। तार्किक रूप से एक सर्वगुण संपन्न मार्शल कलाकार को केवल संप्रदाय गुरु द्वारा ही गहन साधना दी जाती है, तो उसे निष्कासित क्यों किया जाएगा? हॉल के अंदर रक्षक और बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग भी आपस में चर्चा कर रहे थे। सभी बहुत उलझन में लग रहे थे। उनकी नज़र अथर्व पर पड़ी। सब लोग, इस मामले पर निर्णय हो चुका है और अब इस पर और विचार करने की आवश्यकता नहीं है, आदित्यनारायण ने कहा, और फिर आगे कहा, दूसरा मामला यह है कि मेरी छोटी बेटी होंगलिंग और अथर्व की आधिकारिक रूप से सगाई हो गई है। जैसे ही उसके शब्द निकले, होंगलिंग ने अथर्व की ओर देखा, जो आशुतोष के पीछे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। उसने अपना सिर और नीचे कर लिया और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। क्या सभी का पिछला सदमा अभी थमा भी नहीं था कि उन्हें फिर से सदमा लगा? हालांकि ये सदमा मुख्यतः बाहरी संप्रदाय के बुजुर्गों को लगा था। बुजुर्गों और रक्षकों ने पहले ही कुछ अफवाहें सुन ली थीं, इसलिए वे कुछ हद तक हैरान तो हुए, लेकिन चौंके नहीं। उन्हें बस ये समझ नहीं आ रहा था कि संप्रदाय प्रमुख क्या कर रहे हैं। अथर्व का चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय छोड़कर संप्रदाय प्रमुख का दामाद बनना।
इसके पीछे के कारण शायद बहुत कम लोगों को पता थे। वरिष्ठ भाई, हालांकि अथर्व अब मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का शिष्य नहीं है, फिर भी वह आपका शिष्य है। आप इस शिष्य को नहीं खोएंगे, युजियातन ने आशुतोष से फिर कहा। युकियान की बड़ी बड़ी आंखें इन दोनों बातों के बारे में सोचते हुए इधर उधर घूम गईं और अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह मूर्ख नहीं था। अगर उसका शिष्य चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का शिष्य नहीं भी था तो क्या फर्क पड़ता था। वह अभी भी चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का आधा शिष्य था। असल में इसका मतलब था कि वह ऊपरी तौर पर चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय से असंबद्ध था, लेकिन अब जब उसका प्रिय शिष्य चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का दामाद बन गया था तो उसके शिष्य होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हे, आशुतोष ने हंसते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि वह अपने संप्रदाय मास्टर जूनियर पर भड़कने के कारण थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उपस्थित बाहरी बुजुर्गों ने आश्चर्य से अथर्व को देखा। एक प्रत्यक्ष शिष्य का दर्जा निस्संदेह बहुत ऊंचा था, यहाँ तक कि उन बाहरी बुजुर्गों से भी ऊंचा। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में उनका दर्जा शायद सामान्य संरक्षकों से भी ऊंचा था। हालांकि ये सुनकर कि अथर्व वास्तव में संप्रदाय गुरु का भावी दामाद बन गया है, बाहरी बुजुर्ग और भी हैरान रह गए। संप्रदाय गुरु के दामाद का दर्जा चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के प्रत्यक्ष शिष्य से भी ऊंचा लग रहा था। चाहे वह शिष्य बने या नहीं, उसे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का सदस्य ही माना जाता था। शास्त्री परिवार भाग्यशाली होगा, बाहरी बुजुर्गों ने मन ही मनाह भरी। अथर्व के चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का दामाद बनने के साथ भविष्य में शास्त्री परिवार का रुतबा भी काफी बढ़ जाएगा। उनकी स्थिति अब स्पष्ट थी। 1 घंटे बाद आदित्य नारायण के आंगन में 2 लोग बैठे थे, अथर्व और आदित्य नारायण। अथर्व, अब तुम्हें वो सब मिल गया जो तुम चाहते थे और अब तुम चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के अनुयायी नहीं रहे। चलो, तुम्हारे फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय और चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के बीच गठबंधन बनाने के विषय पर चर्चा करते हैं, आदित्य नारायण ने आंगन में कहा। ससुर जी, बोलिए, अथर्व ने होंठ भींचते हुए मुस्कुराया। वह सोच रहा था कि उड़ती आत्मा संप्रदाय के साथ गठबंधन बनाने के पीछे उसके ससुर के मन में क्या विचार है। क्या आप अपने उड़न आत्मा संप्रदाय के लिए निर्णय ले सकते हैं? आदित्य नारायण भी आधिकारिक मामलों पर चर्चा करते हुए गंभीर हो गए। ये कनिष्ठ दामाद अभी भी अंतिम निर्णय ले सकता है। पूरे फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय में ये कनिष्ठ दामाद अभी भी निर्णय ले सकता है, अथर्व ने कहा। अथर्व की ओर देखते हुए आदित्य नारायण ने कहा, मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय द्वारा आपके फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय के साथ गठबंधन करने की 3 शर्तें हैं। पहली, हमारे दोनों संप्रदाय घनिष्ठ रूप से जुड़े होंगे और सुख दुख साझा करेंगे। यदि एक पक्ष को कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो दूसरे को पूर्ण सहायता और बचाव प्रदान करना होगा। अथर्व ने थोड़ा सिर हिलाया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य से ये स्थिति निश्चित रूप से उसके उड़न आत्मा संप्रदाय के लिए लाभदायक थी। दूसरा, हमारे दोनों संप्रदायों के गठबंधन बनाने के बाद हम घनिष्ठ रूप से जुड़े रहेंगे और एक साझा दुश्मन साझा करेंगे। यदि भविष्य में आपका उड़नशील आत्मा संप्रदाय प्राचीन क्षेत्र में विकसित होता है और उसे मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की मदद की जरूरत पड़ती है, तो मेरा चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय गुप्त रूप से आपकी सहायता कर सकता है। हालांकि मेरा चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय मुफ्त में काम नहीं कर सकता, क्योंकि इससे मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की ताकत को भी नुकसान पहुंचेगा। जहां तक प्राप्त होने वाले सभी लाभों की बात है, हम उन्हें प्रत्येक संप्रदाय द्वारा भेजे गए शक्तिशाली विशेषज्ञों की संख्या के आधार पर वितरित करेंगे। आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? आदित्य नारायण मुस्कुराया। अथर्व के चेहरे पर तुरंत भाव उतर गए। आखिरकार उसे आदित्य नारायण का मकसद समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उड़ती आत्मा संप्रदाय के साथ गठबंधन करना चाहता था। पता चला कि वह उड़ती आत्मा संप्रदाय का इस्तेमाल करके प्राचीन क्षेत्र में चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के प्रभाव को घुसपैठ कराना चाहता था। अथर्व को जो पता था उसके अनुसार 3 संप्रदाय और 4 द्वार हमेशा से अपनी शक्ति को प्राचीन क्षेत्र में घुसपैठ कराना चाहते थे, लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिला। प्राचीन क्षेत्र के भीतर कुछ ताकतों को हल्के में नहीं लिया जा सकता था, और अब युन जियाओटियन का लक्ष्य फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय के माध्यम से घुसपैठ करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करना था, जो पहले से ही प्राचीन डोमेन के भीतर था। बूढ़े लोमड़ी, अथर्व ने मन ही मन बुदबुदाया, फिर थोड़ा मुस्कुराया और कहा, स्वाभाविक रूप से प्रत्येक संप्रदाय के शक्तिशाली विशेषज्ञों की संख्या के अनुसार लाभों का वितरण बहुत उचित है। ये देखकर कि अथर्व ने कोई आपत्ति नहीं जताई, आदित्य नारायण थोड़ा हैरान हुआ। अथर्व की चतुराई को देखते हुए उसे मोलभाव करना चाहिए था। आदित्य नारायण को कैसे पता चल सकता था कि अथर्व क्या सोच रहा था? प्राचीन क्षेत्र में चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की गुप्त सहायता से उड़नशील आत्मा संप्रदाय का विकास निश्चित रूप से एक अच्छी बात थी। जहां तक लाभों को साझा करने की बात है, अथर्व को कोई डर नहीं था। प्राचीन क्षेत्र इतना विशाल था और उसके उड़नशील आत्मा संप्रदाय के लिए वहां पैर जमाना पहले से ही कठिन था। अथर्व ने कभी भी हर चीज पर एकाधिकार करने के बारे में नहीं सोचा था।
चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय ने उड़नशील आत्मा संप्रदाय की मदद की और प्राचीन क्षेत्र में घुसपैठ करने के अवसर का लाभ उठाया। उड़नशील आत्मा संप्रदाय ने चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के सहयोग का उपयोग प्राचीन क्षेत्र में खुद को विकसित और स्थापित करने के लिए किया। प्रत्येक को उसकी ज़रूरत की चीज़ें मिलीं और किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए अथर्व बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। इसके अलावा अथर्व के मन में एक और विचार था। प्राचीन क्षेत्र में उड़ती आत्मा संप्रदाय और चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की तुलना करना एक स्थानीय सांप और एक शक्तिशाली अजगर की तुलना करने जैसा था। जैसा कि कहावत है, एक शक्तिशाली अजगर को स्थानीय सांप को दबाना मुश्किल होता है। अगर भविष्य में कोई लाभ होता भी तो ये स्पष्ट नहीं था कि कौन ज्यादा छीनेगा। तीसरा, यदि आपका उड़न आत्मा संप्रदाय भविष्य में प्राचीन क्षेत्र में उभर सकता है तो चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय स्वतंत्र रूप से उसके प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होगा, आदित्यनारायण ने कहा। ससुर जी, यह मुझे मुश्किल में डाल रहा है, अथर्व ने भौहें चढ़ाईं। ये तीसरी शर्त सामान्य नहीं थी। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय को उड़ती आत्मा संप्रदाय के प्रभाव क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने देना बिल्कुल अस्वीकार्य था। उदाहरण के लिए, क्या चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय अन्य शक्तियों को अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने देगा? कतई नहीं। इसमें इतनी मुश्किल क्या है? चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय और फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय एक गठबंधन बना रहे हैं और आपके फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय को काफ़ी फायदे मिल रहे हैं। अगर मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय को प्राचीन क्षेत्र में फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय के समान शक्ति वाला कोई संप्रदाय मिल जाए और वह गठबंधन बना ले तो कौन जाने कितने लोग इन 3 शर्तों के लिए संघर्ष करेंगे, आदित्यनारायण ने आंखें फेरते हुए कहा। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय कितने संप्रदायों पर भरोसा कर सकता है। अगर किसी एक संप्रदाय को ढूंढना वाकई आसान होता तो चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय शायद उड़ती आत्मा संप्रदाय की ओर देखता भी नहीं, है ना? अथर्व हल्के से मुस्कुराया। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के लिए प्राचीन क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए दूसरे संप्रदायों को ढूंढना मुश्किल नहीं था, लेकिन समस्या ये थी कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। अगर उनके साथ विश्वासघात हुआ तो चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय को गहरा आघात लगेगा। अथर्व इस बारे में बहुत स्पष्ट था। अथर्व की बातें सुनकर आदित्यनारायण सिहर उठा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अथर्व भी इस बात के बारे में सोचेगा। वह खुद को असहाय महसूस करते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मुस्कुराया। अपने दामाद होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से अथर्व की चतुराई और चालाकी की बहुत प्रशंसा करता था, यहाँ तक कि उसे बहुत संतुष्ट भी था। लेकिन एक बातचीत करने वाले प्रतिद्वंद्वी के रूप में उसे सिरदर्द हो रहा था। अब उसे ये भी चिंता हो रही थी कि अगर वह सावधान नहीं रहा तो इस छोकरे के जाल में फंस जाएगा और अनजाने में ही नुकसान उठा लेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय उड़ती आत्मा संप्रदाय पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता? आदित्यनारायण ने धीरे से कहा। उड़नशील आत्मा संप्रदाय और बादल यांग संप्रदाय को एक तरफ रखते हुए मैं आपको ससुर कहता हूँ। क्या एक ससुर अपने कनिष्ठ दामाद पर भरोसा नहीं कर सकता? अथर्व हल्के से मुस्कुराए। बकवास कर रही हो? आदित्यनारायण चौंका, फिर बोला, तो फिर तुम्हें भी अपने ससुर पर भरोसा करना चाहिए, है ना? मेरा चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय तुम्हारे उड़न आत्मा संप्रदाय के क्षेत्र में अपनी सीमा बिल्कुल नहीं लांघेगा। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सगे भाई भी हिसाब किताब साफ साफ निपटा लेते हैं। अगर मेरा उड़न आत्मा संप्रदाय भविष्य में ऊंचा उठ सकता है तो चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय उड़न आत्मा संप्रदाय के क्षेत्र में आज़ादी से प्रवेश कर सकता है और काम कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि सब कुछ उड़न आत्मा संप्रदाय के नियमों का पालन करना होगा। अथर्व ने जरा भी परवाह नहीं की। ये बातचीत की शर्तें थीं और वह नुकसान नहीं सह सकता था। तुम्हें पता होना चाहिए कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय और फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय के गठबंधन से तुम्हारे फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय को पहले ही काफ़ी लाभ मिल चुका है। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय में शायद कुछ छिपी हुई ताकत है, लेकिन मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के समर्थन के बिना तुम्हारे फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय का उत्थान इतना आसान नहीं होगा, आदित्यनारायण ने भी कदम दर कदम जोर लगाते हुए कहा। ससुर जी, चूंकि आपको संदेह है कि मेरे उड़न आत्मा संप्रदाय में छिपी हुई शक्ति है, इसलिए मुझे आपको ये बताने में कोई संकोच नहीं है कि मेरे उड़न आत्मा संप्रदाय की शक्ति निश्चित रूप से उतनी कमज़ोर नहीं है जितनी सतह पर दिखाई देती है। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के समर्थन के बिना मेरा उड़न आत्मा संप्रदाय थोड़ा धीमा ही बढ़ेगा। मेरे पास समय की कमी नहीं है, अथर्व ने समझौता करने से इनकार करते हुए कहा। आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन क्षेत्र में कुछ ताकतों की ताकत 3 संप्रदायों और 4 द्वारों से बहुत कम नहीं है। यह उतना सरल नहीं है जितना आप कल्पना करते हैं, आदित्यनारायण ने कहा। इस समय उसकी आभा उस पर दबाव डाल रही थी। अगर उड़ती आत्मा संप्रदाय आकाश तलवार संप्रदाय, पृथ्वी आत्मा संप्रदाय या 10,000 पशु संप्रदाय के पास जाए तो ये संप्रदाय भी उड़ती आत्मा संप्रदाय के साथ गुप्त रूप से सहयोग करने में रुचि लेंगे। उड़ती आत्मा संप्रदाय की शक्ति निश्चित रूप से उनके लिए मूल्यवान है, अथर्व ने कहा।
हालांकि इस समय उसका आभामंडल आदित्य नारायण जितना प्रबल नहीं था, फिर भी उसमें एक ऐसे व्यक्ति की गति थी जो अंततः उससे आगे निकल जाएगा। आदित्य नारायण की नज़रें गहरी हो गईं जब उसने अथर्व को देखा, उसका दिल सदमे में था। उसे एहसास हुआ कि वह इस बच्चे को बिल्कुल भी दबा नहीं सकता। ये बच्चा 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के दूसरे संप्रदायों के बूढ़े लोमड़ियों से भी ज्यादा चालाक था। ठीक है, आपके उड़न आत्मा संप्रदाय के नियमों के अनुसार चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय उस समय स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता है और कार्य कर सकता है। हालांकि एक और शर्त जोड़ें, यदि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय पर आपके उड़न आत्मा संप्रदाय के प्रभाव क्षेत्र के बाहर हमला किया जाता है तो आपके उड़न आत्मा संप्रदाय को बिना शर्त पूर्ण सहायता प्रदान करनी होगी, आदित्य नारायण ने कहा। स्वाभाविक रूप से इसमें कोई समस्या नहीं है, यह एक सौदा है। अथर्व के होठों पर मुस्कान तैर गई। काश, आदित्य नारायण ने हल्की सी आह भरी। उसके पास इस बच्चे की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। अनजाने में आदित्य नारायण को एहसास हुआ कि इस बार भी उसे नुकसान हुआ है। तुरंत ही ससुर और दामाद ने आंगन में विस्तृत चर्चा की। इस समय प्राचीन क्षेत्र की प्रमुख शक्तियों को स्वाभाविक रूप से यह पता नहीं था कि इन दोनों लोगों के बीच की चर्चाओं के कारण प्राचीन क्षेत्र में उथल पुथल शुरू होने वाली थी। पूरे 2 घंटे बाद अद्यानार्यन के आंगन से अचानक हंसी की 2 तेज आवाजें आईं। सुनने वाले चाहे जैसे भी हों, हंसी धूर्त हंसी जैसी लग रही थी। अथर्व उस आंगन से जहां अद्यानार्यन रहता था निकलकर आकाश पंख वाले हिमसिंह पर सवार होकर अपने पर्वत शिखर पर वापस आ गया। वह मन ही मन बहुत खुश था। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के साथ गठबंधन का मामला आखिरकार सुलझ गया था। आदित्य नारायण के घर के आंगन के प्रवेश द्वार पर आदित्य नारायण ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई और चोटी के नीचे फैली पर्वत श्रृंखलाओं को निहारा। वह मुंह के कोने में हल्का सा मुस्कुराया और बुदबुदाया, ये बच्चा सीधा सादा नहीं है। थोड़ा बहुत नुकसान सहना ठीक है। मुझे किसने बताया कि यह मेरा दामाद है? बॉस, आज आप अच्छे मूड में लग रहे हैं, लिटिल ड्रैगन ने कमरे में अथर्व को देखते ही तुरंत अपनी छोटी आंखें घुमाते हुए पूछा। छोटू, हम यहाँ से निकलकर परसों वापस जा सकते हैं, अथर्व ने धीरे से कहा। उसने अभी अभी अद्यानार्यन से इस बारे में बात की थी। परसों चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के निजी शिष्य भी घर दर्शन के लिए आते थे। हालांकि अब वह चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का शिष्य नहीं था, फिर भी परसों जाना उसके लिए सही समय था। आखिरकार हम जा सकते हैं, मधुरिमा ने धीरे से कहा। वह काफी उत्साहित लग रही थी। हाँ, हम परसों निकल सकते हैं, अथर्व ने धीरे से कहा। अपनी माँ से जल्द ही वापस मिलने की बात सोचकर अथर्व भी बहुत खुश था। वह 3 साल से शास्त्री परिवार से दूर था और इन 3 सालों में उसके साथ बहुत कुछ घटित हुआ था। उसे मौत के करीब के अनुभवों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके लिए सब कुछ बेहद सार्थक था और वह कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। उसने अपने प्रारंभिक लक्ष्य के बारे में सोचा, जो सिर्फ अपनी माँ और खुद की रक्षा करना था, और अब अंततः उसके पास वह शक्ति आ गई थी। परसों एक और बात हुई जिसने अथर्व को थोड़ा असहाय महसूस कराया। उसके ससुर अद्यानार्यन ने अभी अभी कहा था कि अवंतिका भी इस बार उसके साथ वापस जाएगी। आखिरकार चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय ने तो अभी अभी अपनी सगाई की एक तरफा घोषणा ही की थी। इस मामले पर अभी शास्त्री परिवार से बात करनी बाकी थी। आदित्य नारायण मूल रूप से शास्त्री परिवार के पास एक रक्षक को व्यक्तिगत रूप से भेजना चाहते थे, लेकिन अथर्व ने मना कर दिया। सच कहूं तो अथर्व के मन में उनकी सगाई का शास्त्री परिवार से कोई लेना देना नहीं था, इसके लिए बस उनकी मां की सहमति की जरूरत थी। इसलिए अंततः आदित्य नारायण ने यूं होंगलिंग को शास्त्री परिवार के लोगों से मिलने के लिए वहां भेजने का इंतजाम किया। अवंतिका के शास्त्री परिवार में जाने के बारे में सोचते हुए अथर्व ने सोचा कि उसकी मां निश्चित रूप से बहुत खुश होगी। अपने विचारों को भटकने देने के बाद अथर्व ने तुरंत एक राक्षसी कोर लेना और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उसके पास बचे हुए राक्षसी कोर कम थे। अब 4थे स्तर के राक्षसी कोर से उसकी शक्ति में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई, लेकिन अथर्व इसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। यह अभी भी उसकी शक्ति को कुछ हद तक बढ़ा सकता था। कुछ ही देर बाद अथर्व साधना की अवस्था में पहुंच गया। अथर्व जब भी समय पाता साधना करता, यह उसकी आदत बन गई थी। उस दिन चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के निजी शिष्यों में एक खबर फैल गई। अथर्व ने चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय छोड़ दिया है और अब शिष्य नहीं रहा, बल्कि उसकी सगाई अवंतिका से हो गई है। ये खबर सभी निजी शिष्यों को चौंका देने के लिए काफी थी। जहां तक रोहित और मोहित की बात है, वे पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहे थे। हालांकि उनके स्वामी अतीत में रुचि रखते थे, लेकिन उनकी किस्मत में ऐसा नहीं था। अगले दिन ये समाचार लगभग सभी पुराने और नए शिष्यों को ज्ञात हो गया और सभी इस पर चर्चा करने लगे, क्योंकि उन्हें ये स्थिति बहुत अप्रत्याशित लगी। तीसरे दिन की सुबह चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की मुख्य चोटी के ऊपर स्काई हिमसिंह अपने शरीर को 30 मीटर आकार में परिवर्तित करके निचले आकाश में मंडरा रहा था। मधुरिमा और श्याओ लॉन के शरीर स्काई हिमसिंह की पीठ पर पड़े थे और रक्त छिपकली का सिकुड़ा हुआ शरीर श्याओ लॉन के पीछे पड़ा था। मुख्य शिखर चौक पर कई आकृतियां थीं।
अथर्व उनमें से एक थी, साथ ही आशुतोष, युनशियातियान, अवंतिका, देवांशी, एल्डजी, महान रक्षक और अवंतिका की एक और दासी डोंग में भी थीं। होंगलिंग, अब तुम छोटी बच्ची नहीं रही। जब तुम शास्त्री परिवार में पहुंचोगी तो जिद्दी और मनमौजी मत बनोगी, अड्यानार्यन ने अपनी इकलौती प्यारी बेटी को देखते हुए कहा। पिताजी, मैं हठी और मनमानी करने वाली नहीं हूँ, युन होंगलिंग ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा। हाल ही में उसके चेहरे पर शर्मिंदगी दिखी। अथर्व, जब तुम वापस जाओ तो जब तुम्हारे पास समय हो तो अपने गुरु से मिलने आना। आशुतोष भी इस समय अपने प्रिय शिष्य को निर्देश दे रहा था। ये शिष्य करेगा, अथर्व ने धीरे से कहा। इतने अच्छे गुरु का होना भी उसका सौभाग्य था। उनके बगल में एल्डजी भी देवांशी को कुछ निर्देश दे रहे थे। गुरु और शिष्य के बीच का बंधन भी गहरा था। ठीक है, अब चलने का समय हो गया है, युन शियाओटियन ने एक क्षण बाद सभी से कहा। तीनों युवकों ने झुककर विदाई ली और अंततः स्काई हिम सिंह पर छलांग लगा दी। गर्जन। स्काई हिम सिंह के धीमी गर्जना करने के बाद उसके पंख कंपन करने लगे, जिससे स्थानिक तरंगें उत्पन्न हुईं और वह तुरंत हवा में ऊपर उठ गया। नीचे पहाड़ तेजी से उनके पीछे गायब हो गए, धीरे धीरे चंद्रा पर्वत श्रृंखला के बाहर की ओर बढ़ते हुए। दूर अथर्व ने कई दूसरी श्रेणी के उड़ते हुए राक्षसी जानवर देखे, जिन पर कई शिष्य बैठे थे। ये वही संप्रदाय है जो 3 साल पहले आए नए शिष्यों को घर घर जाकर दर्शन के लिए भेज रहा है। उनके पास आधा साल है और वे आधे साल बाद संप्रदाय में वापस आ जाएंगे। देवांशी ने अथर्व की जिज्ञासा देखी और धीरे से मुस्कुराते हुए उससे कहा। आधा साल। अथर्व को याद आया कि पिछली बार उसने चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में एक दूसरे दर्जे के उड़ने वाले राक्षसी जानवर रॉक वल्चर पर भी सवारी की थी। उसकी गति स्काई हिम सिंह से बहुत धीमी थी। हालांकि कहा जाता था कि इन निजी शिष्यों के पास घर घर जाने के लिए आधा साल होता था, लेकिन जिनकी यात्राएं लंबी होती थीं उन्हें सिर्फ आने जाने में ही 2 घंटे लग जाते थे। शास्त्री परिवार से चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय तक का सफर ज्यादा दूर नहीं था। पहले तो उड़ने वाले राक्षसी पशु रॉक वल्चर से सफर करने में 1.5 महीने लगते थे। अब स्काई हिम सिंह पर पूरी गति से सवार होकर अथर्व ने अनुमान लगाया कि अगर कोई देरी न हुई तो आधा महीना काफी होगा। दूसरी श्रेणी के राक्षसी पशु रॉक वल्चर की गति अब स्काई हिम सिंह के सामने स्वाभाविक रूप से अतुलनीय थी। बॉस, हम अंततः वापस जा रहे हैं। छोटू ने अपना छोटा सिर उठाया, आकाश की ओर देखते हुए। उसकी छोटी आंखें चारों ओर देख रही थीं। इस समय मधुरिमा का सिकुड़ा हुआ शरीर चुपचाप दूर तक देख रहा था। छोटे चोर, तुम्हारी माँ कैसी इंसान है? क्या वह मुझे नापसंद करेगी? स्काई स्नो लान की पीठ पर अवंतिका थोड़ी घबरा गई। उसके छोटे से चेहरे पर लाली की एक झलक उसे विशेष रूप से आकर्षक बना रही थी। बहन देवांशी, आप फिर से मेरा मजाक उड़ा रही हैं? अवंतिका शर्माते हुए मुस्कुराई, फिर गंभीर होकर बोली। बहन देवांशी, जल्दी से मुझे बताओ, छोटे चोर की माँ कैसी है? क्या वह खूंखार है? चिंता मत करो, तीसरी चाची बिल्कुल भी उग्र नहीं है। वह तुम्हें अपनी बहू के रूप में जरूर पसंद करेगी। देवांशी हल्के से मुस्कुराया। आदित्यनारायण द्वारा अवंतिका और अथर्व की सगाई की घोषणा से पहले वह अथर्व को पहले से ही जानती थी और अपने दिल में अवंतिका को बहुत पहले ही स्वीकार कर चुकी थी, इसलिए उसे कोई ईर्ष्या नहीं थी। क्या तुम भी बहू नहीं हो? अवंतिका ने थोड़ा मुंह बनाया, फिर अपने बगल में अथर्व की ओर देखा और कहा, इस छोटी चोर को सौदा मिल गया। स्काई हिम सिंह ने अपने पंख फड़फड़ाए और तेजी से उड़ते हुए आकाश में हवा का एक लंबा निशान छोड़ा। कुछ देर बाद वे तीनों भी पालथी मारकर बैठ गए और साधना करने लगे। शास्त्री परिवार तक पहुंचने में 1-2 दिन नहीं लगेंगे। एक पर्वत श्रृंखला के ऊपर एक विशाल उड़ता हुआ राक्षसी जानवर अपने पंख फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ गया। उड़ते हुए राक्षसी जानवर पर 3 आकृतियां थीं, अनंत, झाओकिंगटियन और झाओकिंगहाई। चचेरे भाई, क्या तुम्हें लगता है कि इस बार तीसरा रक्षक उस कमीने को रोककर उसे मार सकता है? अनंत ने उड़ते हुए राक्षसी जानवर की पीठ पर ठंडी घृणा के साथ कहा। चित्रांश के कदम उठाने से स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं होगी। उस बच्चे की ताकत बुरी नहीं है, लेकिन चित्रांश की ताकत 4थे स्तर के मार्शल कमांडर तक पहुंच गई है। उस बच्चे को मारना उतना ही आसान है जितना कि अपना हाथ उलट देना, झाओकिंगटियन ने ठंडे स्वर में कहा। शाओहू, चचेरे भाई, चिंता मत करो। जब तुम शास्त्री परिवार में वापस आओगे तो तुम्हें अथर्व की मृत्यु की खबर मिलेगी। फिर हम तुम्हें शास्त्री परिवार के खजाने पाने में मदद करेंगे। सब कुछ बिना किसी को पता चले हो जाएगा, यश ने कहा। लेकिन इस बार अवंतिका भी उस कमीने के साथ है। मुझे चिंता है कि तीसरा रक्षक आसानी से कोई कदम नहीं उठा पाएगा, अनंत ने कहा। तुम्हें इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चित्रांश सीधे नहीं आएगा। खैर, इस बार तो वह बच्चा पक्का मर गया। अगर उसमें अच्छी प्रतिभा हो तो क्या? अगर वह एक पूर्ण गुणी मार्शल आर्टिस्ट हो तो क्या? वह तो मरेगा ही। झाओकिंगटियन ने भयावह मुस्कान दी। धुंधली पर्वत श्रृंखला के किनारे जहां तक नजर जाती, जंगल और पहाड़ अंतहीन रूप से फैले हुए थे। कभी कभी विशाल आकाश में एक उड़ता हुआ राक्षसी जानवर उड़ता हुआ दिखाई देता। पर्वत श्रृंखला में एक विशाल पर्वत शिखर था।
आसपास के पहाड़ों में ये शिखर निस्संदेह सबसे ऊंचा था, जिससे आसपास का नज़ारा साफ दिखाई देता था। पहाड़ की चोटी पर इस समय एक काली आकृति पालथी मारे बैठी थी। उसने काला चोगा पहना हुआ था और उसका सिर भी काले रंग के हुड से ढका हुआ था। हुड बहुत नीचे तक खींचा हुआ था, इतना नीचे कि अगर वह अपना सिर ऊपर भी उठाए तो उसकी आंखें दिखाई न दें। अचानक काले कपड़े पहने व्यक्ति ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और उसके चारों ओर एक आभा धीरे धीरे बहने लगी। स्काई हिम सिंह की पीठ पर अथर्व इस समय निष्क्रिय नहीं था। उसके हाथ लगातार मुहरे बदल रहे थे और प्रकाश की किरणें उसके हाथों में टिमटिमा रही थीं। उसके चारों ओर एक चौंकाने वाली आभा स्पष्ट रूप से घूम रही थी। अथर्व काले कछुए की कला का अभ्यास कर रहा था। काले कछुए की कला का अभ्यास करना मुश्किल नहीं था। सिंदूरी पक्षी कला की तरह अकेले काले कछुए की कला केवल उच्च श्रेणी के पीले स्तर के युद्ध कौशल के बराबर थी। अथर्व की वर्तमान शक्ति के साथ काले कछुए की कला का अभ्यास करना बहुत आसान था। हालांकि अथर्व ने ब्लैक टॉर्टाइज आर्ट जेड स्लिप पर दी गई जानकारी से सीखा कि वर्मिलियन बर्ड आर्ट और ब्लैक टॉर्टाइज आर्ट जब अकेले उपयोग किए जाते हैं तो केवल उच्च ग्रेड येलो स्तर के मार्शल कौशल के बराबर होते हैं, लेकिन जब दोनों कलाओं को मिला दिया जाता है तो उनके शक्ति स्तर की तुलना उच्च ग्रेड प्रोफाउंड स्तर के मार्शल कौशल से की जा सकती है। इसलिए काले कछुए की कला को विकसित करना आसान था, लेकिन दोनों कलाओं को मिलाना कठिन था और कठिनाई की कल्पना की जा सकती थी। जैसे जैसे वह धीरे धीरे काले कछुए की कला की साधना कर रहा था, देवांशी और अवंतिका के चारों ओर क्रमशः हल्की हरी और नीली रोशनियां फैल गईं। दोनों लड़कियां भी साधना में थीं। आसमान में सिर्फ स्काई हिम सिंह के पंखों की हवा से टकराने की आवाज आ रही थी। समय चुपचाप बीत रहा था। अथर्व, कोई हमला कर रहा है। तभी मधुरिमा की आवाज अचानक अथर्व के दिमाग में आई। स्काई हिम सिंह, जल्दी से पीछे हटो। उसी समय अथर्व ने स्काई हिम सिंह को चिल्लाकर कहा। उसकी नजरें तुरंत चारों ओर घूम गईं। छोटू के शरीर ने भी सतर्कता से अपना छोटा सा सिर उठाया और आगे आसमान की ओर देखने लगा। अवंतिका और देवांशी भी अचानक चौंक कर जाग गईं। जैसे ही दोनों महिलाएं जागी, उनके सामने हवा में अचानक हथेली के निशान जैसी रोशनी की एक लकीर उभरी, जो बगल से उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। हुश हुश, ये सीधे अंतरिक्ष में घुस गया। विशाल अंतरिक्षीय तरंगों के कंपन के बीच एक प्रचंड शक्ति का उभार, हवा के संकुचित होने और हवा के टूटने की तेज आवाज के साथ सीधे उनकी ओर बढ़ रहा था। पूरा अंतरिक्ष कांप रहा था। यह एक मार्शल कमांडर विशेषज्ञ है, युनहोंगलिंग ने घबरा कर कहा। उसका चेहरा एकदम बदल गया जब उसने देखा कि हवा से हथेली के निशान जैसी रोशनी की लकीर पहले से ही नीचे आ रही है। दहाड़ दहाड़, आकाश पंख वाले हिम सिंह ने धीमी गर्जना की। उसका शरीर बिजली की तरह चमक रहा था और वह तेजी से बाईं ओर भाग गया, लेकिन हथेली के निशान जैसी प्रकाश की रेखा बहुत तेज थी। बैंग बैंग, धीमी ध्वनि की गड़गड़ाहट तुरंत स्काई विंग स्नोलान के सामने पहुंची। प्रचंड शक्ति पहले ही नीचे दबा चुकी थी और उस तेज आभा ने अथर्व के चेहरे पर घबराहट का भाव ला दिया। नवागंतुक एक मार्शल कमांडर विशेषज्ञ था। हवा से इतनी शक्तिशाली ताकत को नीचे आते देख अथर्व का चेहरा चिंता से भर गया, लेकिन वह घबराया नहीं। इसके बजाय उसके मुंह के कोने पर तुरंत एक ठंडी मुस्कान आ गई। आओ। इसी क्षण एक धीमी राक्षसी दहाड़ भी अंतरिक्ष में गूंजी। आकाश पंख वाले हिम सिंह की पीठ से बिजली से भी तेज गति से चलती हुई एक सफेद प्रकाश की रेखा तुरंत आकाश में ऊपर उठी। उसी समय शून्य की वायु धाराओं को चीरती हुई एक सफेद प्रतिबिंब उभरी और हवा के टूटने की एक तेज आवाज गूंजी। अचानक एक प्रचंड राक्षसी शक्ति का एक उभार भी नाटकीय रूप से उमड़ पड़ा। टकराना, ये सफेद प्रतिबिंब हवा से नीचे आती हथेली के निशान जैसी प्रकाश रेखा से तुरंत जोरदार टकराया। जब दोनों ऊर्जा शक्तियां आपस में मिलीं तो हवा में एक जबरदस्त ध्वनि धमाका हुआ और शक्तियों के टकराव से प्रकाश की चकाचौंध करने वाली धाराएं फूट पड़ीं। हिंसक शक्ति बिखर गई और स्काई विंग स्नोलान एक पल में ही हजारों मीटर दूर जा गिरा। आओ। एक धीमी लेकिन भयानक दहाड़ फैल गई। इसी समय देवांशी और अवंतिका के अविश्वसनीय रूप से विस्मयकारी भावों के बीच एक विशालकाय राक्षसी शरीर हवा में प्रकट हुआ। यह विशालकाय राक्षसी शरीर हजारों मीटर बड़ा था, किसी विशाल पर्वत जैसा। इसका पूरा शरीर बर्फ की तरह सफेद था और इसकी 6 अजीब लंबी पूंछें थीं। इसके पीछे सैकड़ों मीटर लंबी 6 विशाल पूंछें तेज हवाएं छोड़ रही थीं, जो मानो अंतरिक्ष को चीरती हुई जा रही हों। इसके शरीर के चारों ओर सफेद प्रतिदीप्ति झिलमिला रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि 6 पूंछ वाली राक्षसी लोमड़ी मधुरिमा थी, जो अपने असली रूप में लौट आई थी। आओ। मधुरिमा ने अपने 6 पूंछ वाले राक्षस लोमड़ी के असली रूप में अपने मुंह से एक दहाड़ निकाली। उसके पूरे शरीर पर मौजूद मुलायम सफ़ेद सुई जैसे बाल तुरंत खड़े हो गए और खुल गए। उसके शरीर के भीतर से अंतहीन तेज हवाएं बह निकलीं, जिससे पूरा स्थान कांप उठा। इस राजसी आभा के प्रकट होते ही पूरा आकाश इस शक्तिशाली उपस्थिति से थोड़ा कांप उठा। एक असीम शक्ति धारण किए हुए मधुरिमा का असली रूप पर्वत श्रृंखला के ऊपर हवा में लटका हुआ था। ये कैसा राक्षसी जानवर है?
अवंतिका और देवांशी पहले से ही अविश्वास से स्तब्ध होकर देख रहे थे। वे साफ साफ देख भी नहीं पा रहे थे कि इस विशालकाय राक्षसी जानवर का असली रूप कहाँ से प्रकट हुआ है। उसी समय हवा में एक काली आकृति प्रकट हुई। इस व्यक्ति ने काला लबादा और काली बांस की टोपी पहन रखी थी। जैसे ही उसने अपने सामने खड़े विशालकाय राक्षस को देखा, काले कपड़े पहने वह व्यक्ति कांप उठा, मानो पूरी तरह से चकित हो गया हो। 6 पूंछ वाली राक्षस लोमड़ी, काले कपड़े पहने आदमी ने कांपते हुए कहा, जैसे ही उसने आकाश में विशाल राक्षस जानवर को देखा। मधुरिमा, इस आदमी को मार डालो, इसे भागने मत देना। अथर्व की आवाज़ दूर से आई। सामने हवा में उड़ते काले कपड़े पहने आदमी को देखकर अथर्व को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ चुपके से हमला करके उसे मारने की चाहत रखने वाले शायद प्रतिहार परिवार के ही लोग होंगे। प्रतिहार परिवार के अलावा कोई भी उससे निपटने के लिए ऐसी चालें नहीं अपनाएगा। इसके अलावा केवल चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के लोगों को ही उसके शास्त्री परिवार में लौटने के बारे में पता था। चिंता मत करो, मैं तो सिर्फ 4थे दर्जे का मार्शल कमांडर हूँ। मैं उसे तुम्हारे लिए जिंदा छोड़ दूंगा। मधुरिमा की आंखें चमक उठीं और उसकी आवाज़ अंतरिक्ष में गूंज उठी। उसके शरीर के चारों ओर फैली सफ़ेद रोशनी और छाया के पार अंतरिक्ष में एक मंद आभा फैल गई। अंतरिक्षीय तरंगें बाहर की ओर उठीं और एक आत्मिक उत्तेजना फैल गई, जिससे एक ऐसी शक्ति का मंद मंद प्रकटीकरण हुआ जो अंतरिक्ष को भी विकृत कर सकती थी। ऐसी उपस्थिति विस्मयकारी थी। क्या शक्तिशाली आभा है। अवंतिका और देवांशी ने आकाश में उस विशाल राक्षस जानवर को देखते और उसकी आभा को महसूस करते हुए प्रशंसा से कहा। अथर्व की बातें सुनकर उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि यह विशाल राक्षस जानवर भी अथर्व को जानता था। भागो। काली आकृति को जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। मधुरिमा के असली रूप की आभा को महसूस करते हुए वह एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसके पैरों से सच्ची ची उमड़ पड़ी और अंतरिक्ष की हल्की सी विकृति के बीच उसकी आकृति तुरंत वहां से गायब हो गई। भागने की कोशिश कर रहे हो? सिर्फ 4थे दर्जे के मार्शल कमांडर, फिर भी तुम बहुत कमजोर हो। मधुरिमा के ये शब्द कहते ही उसके आसपास की हवाएं तेज बहती नदी की तरह उमड़ पड़ीं और ध्वनि की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई। उसकी विशाल चमकदार आंखों में ठंडक का एक एहसास दिखाई दिया। उसका विशाल शरीर प्रकाश की एक किरण में बदल गया और उसके पीछे की 6 पूंछें तेजी से बाहर निकलीं। शून्य की हवा की धाराओं को भेदते हुए वे एक चमकदार सफ़ेद रोशनी लेकर आईं और काले कपड़े पहने आदमी को ऐसे ढक लिया मानो किसी गुफा से आत्मा सांप निकल रहे हों। काले कपड़े पहने आदमी की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, अविश्वसनीय रूप से। एक मार्शल कमांडर विशेषज्ञ की गति कल्पना से परे थी, मानो वह हवा को चीर रहा हो। लेकिन मधुरिमा की गति उससे भी तेज थी। 6 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी अपनी गति के लिए जानी जाती थी। आकाश पंख वाला हिमसिंह भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। ताकत की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि मधुरिमा अब 6ठे दर्जे के मध्य चरण में थी। हुश हुश। बस एक पल में मधुरिमा के असली रूप पर 6 विशाल पूंछ पहले से ही अंतरिक्ष के माध्यम से छेद कर चुके थे, एक तेज और शक्तिशाली बल के साथ सीटी बजाते हुए, और एक बहुत ही मुश्किल और निर्दयी कोण पर तुरंत काले आकृति वाले व्यक्ति को उनके भीतर फंसा दिया। 6 विशाल पूंछों की रोशनी और छाया अंतहीन रूप से फैली हुई थी, मानो कोई पिंजरा हो जिसने काले कपड़े पहने आदमी को चारों ओर से घेर लिया हो। विशाल पूंछों के चारों ओर सफ़ेद रोशनी झिलमिला रही थी और हवा के झोंकों से अंतरिक्ष कांप रहा था। 6 विशाल पूंछों की नाकाबंदी के नीचे आसपास का स्थान सीधे विकृत हो रहा था और हवा के झोंके विकृत हो रहे थे। काले कपड़े पहने आदमी इस समय भागने में पूरी तरह असमर्थ था। धिक्कार है। काले कपड़े पहने आदमी का चेहरा घबराहट से अचानक बदल गया। जैसे ही उसका शरीर तेजी से चकमा देने लगा, उसने तुरंत अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक क्यूई घेरा बना लिया। उसके हाथों में तेजी से हाथ की मोहरें जम गईं और फिर उसने अपनी उंगलियां मोड़ लीं। आग की लपटों से भरा एक पंजों का निशान तुरंत एक विशाल पूंछ की ओर खींच गया। पंजों का निशान हवा के विपरीत बढ़ता गया और पल भर में सैकड़ों मीटर तक पहुंच गया। इस पंजे के नीचे अंतरिक्ष भी सीधे विकृत हो गया था। ये हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का गहन स्तरीय युद्ध कौशल है, अग्निछाया पंजा। इस पंजे के निशान को देखकर दूर से अवंतिका का चेहरा एक बार फिर आश्चर्यचकित हो गया। धमाका। हालांकि इस काले कपड़े वाले आदमी ने शायद मधुरिमा की ताकत को बहुत कम आंका था। पंजे का एक निशान जिसने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया था, सीधे मधुरिमा के असली रूप की एक विशाल पूंछ पर जा गिरा। मधुरिमा जरा भी नहीं हिली। जैसे ही पंजे का निशान जमीन पर गिरा, मधुरिमा ने अपनी विशाल पूंछ को झटका दिया और एक राजसी शक्ति का उभार अंतरिक्ष को चकनाचूर कर गया और पंजे के निशान पर जोरदार तरीके से वापस आ गया। फफ। जैसे ही पंजे का निशान हवा में टूटा, एक जबरदस्त प्रतिक्षेपण बल काले कपड़े पहने आदमी के शरीर पर जोरदार तरीके से गूंज उठा और खून की एक धार तुरंत फूट पड़ी। तभी मधुरिमा के असली रूप पर एक और विशाल पूंछ किसी जहरीले सांप की तरह हवा में घूम गई। वह भी सीटी बजाती हुई हवा के झोंके जैसी लग रही थी, हवा के टूटने की तेज आवाज के साथ, और तुरंत काले कपड़े पहने आदमी की ओर झपटी।
काले कपड़े पहने आदमी को विशाल पूंछों ने घेर लिया था और वे चारों ओर से बंद थीं, और इन विशाल पूंछों की गति इतनी तेज थी कि उन्हें पहचानना बिल्कुल मुश्किल था। विशाल पूंछ अंतरिक्ष को चीरती हुई लगभग पलक झपकते ही काले कपड़े पहने आदमी के सामने प्रकट हो गई। सफ़ेद रोशनी अचानक कांप उठी और फिर वह काले कपड़े पहने आदमी के शरीर पर तेजी से टूट पड़ी। टकराना। काले कपड़े पहने आदमी के सामने सुरक्षात्मक क्यूई अवरोध तुरंत टूट गया, यहाँ तक कि उसके पास चलने के लिए भी जगह नहीं बची। फफ। काले कपड़े पहने आदमी के मुंह से खून की एक और धार फूट पड़ी। इतनी बड़ी ताकत का सामना करना उसके बस की बात नहीं थी। फुश। 6 पूंछ वाले दानव लोमड़ी के विशाल शरीर का प्रकाश एकाग्र हुआ और फिर वह एक अत्यंत आकर्षक सफ़ेद आकृति में परिवर्तित हो गया। ये श्वेत आकृति अतुलनीय रूप से मनोहर थी, उसके अद्भुत सुंदर चेहरे पर एक मोहक और मनमोहक आभा थी। यह आकृति मनमोहक, शीतल, फिर भी इतनी मनमोहक और सुंदर थी, मानो स्वर्ग और पृथ्वी उससे प्रभावित हो जाएं। इतनी ताकत और हिम्मत के साथ खुद को ज़रूरत से ज़्यादा आंकना, चुपके से हमला करने की हिम्मत, इस खूबसूरत शख्सियत के मुंह से एक कोमल आवाज़ निकली। उसकी आवाज़ मनमोहक और आकर्षक थी, जिसमें सुस्त ठंडक का एहसास था। उसके शब्द निकलते ही, पलक झपकते ही वह सफ़ेद आकृति उस जगह से गायब हो गई। अगले ही पल वह काले कपड़े पहने उस आदमी के सामने आ गई। उसके हाथ में लगी मुहर से एक सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। हथेली का निशान बड़ा नहीं था, वह बस उसकी हथेली पर लटकी सफ़ेद रोशनी की एक धारा थी, लेकिन इस हवा के प्रवाह ने अंतरिक्ष को सीधे विकृत कर दिया। मानव रूप में रूपांतरित होकर ये 7वीं श्रेणी का 6 पूंछ वाला राक्षस लोमड़ी है। आश्चर्य में काले कपड़े पहने उस आदमी ने अपने कमज़ोर शरीर से हताश होकर हथेली का निशान बनाया। टकराना। मधुरिमा की हथेली का निशान सीधे काले कपड़े वाले आदमी के हथेली के निशान पर जोर से गिरा। जैसे ही दोनों ताकतें आपस में टकराईं, एक ज़बरदस्त शक्ति तुरंत काले कपड़े वाले आदमी के शरीर में भर गई। उसका हाथ सीधे चकनाचूर हो गया और तेज दर्द के बीच उसका शरीर जोर से पीछे की ओर उड़ गया। फफ। टूटे हुए अंदरूनी अंगों के साथ खून की एक धुंध फूट पड़ी। काले कपड़े पहने उस आदमी का शरीर तुरंत मुरझाकर हवा से नीचे गिर पड़ा। टकराना। जैसे ही काले कपड़े पहने आदमी नीचे पर्वत श्रृंखला से जोर से टकराया, आकाशपंख वाला हिमसिंह भी तुरंत नीचे झपटा। नीचे की ओर आकाशपंख वाले हिमसिंह की पीठ से 3 आकृतियां पहले ही छलांग लगा चुकी थीं। एक टूटी हुई पहाड़ी ढलान पर काले कपड़े पहने वह आदमी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। कई आकृतियां नीचे गिरीं, वह अभी भी जिंदा है। उसका दानतियान और क्यूई सागर मैंने चकनाचूर कर दिया है, वह हिल भी नहीं सकता। मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगी। मधुरिमा का बेहद खूबसूरत, आलसी शरीर जमीन पर उतरा। उसने जमीन पर पड़े काले कपड़े पहने आदमी को एक नज़र से भी ज्यादा नहीं देखा। इसके बजाय उसने चारों ओर देखा, अपने आसपास के माहौल को निहारा। हजारों मील दूर से एक ठंडी सुंदरता, आलसी ठंडक, उदासीन भव्यता बिखेर रही थी। बहुत सुंदर। तभी अवंतिका और देवांशी जमीन पर उतरे। जैसे ही उन्होंने अपने सामने मधुरिमा को देखा, वे सभी स्तब्ध और अविश्वास से देखते रह गए। मधुरिमा बहुत ही सुंदर थी, अविश्वसनीय रूप से सुंदर, जिससे महिलाएं भी उसकी तहे दिल से प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाती थीं। इस समय अथर्व सबसे पहले जमीन पर पड़े मरते हुए काले कपड़े वाले आदमी के पास पहुंचा। काले कपड़े वाला आदमी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और अब कोई खतरा नहीं था, लेकिन अथर्व भी बहुत सतर्क था। थोड़ी सतर्कता के साथ वह काले कपड़े वाले आदमी के पास पहुंचा और तभी उसके हाथ से मिट्टी जैसी पीली रोशनी की एक किरण निकली, जिसने काले कपड़े वाले आदमी की बांस की टोपी को गिरा दिया। हालांकि युवक के बगल में खड़ी 2 खूबसूरत महिलाएं और भी ज्यादा आकर्षक थीं। दोनों महिलाएं अद्भुत, बेजोड़ सुंदरता की धनी थीं और अपने आप को एक शानदार, असाधारण व्यक्तित्व के साथ प्रस्तुत कर रही थीं। जैसे ही वे सड़क पर उतरी, उन्होंने तुरंत ही लोगों की निगाहें अपनी ओर खींच लीं। तो यह है वसंत टाउन। छोटे चोर, क्या तुम यहीं पले बड़े हो? वसंत टाउन पहुंचते ही अवंतिका ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अथर्व जब छोटा था तो यहीं पला बड़ा था, लेकिन मुझे याद है कि वह उस समय खेलने के लिए बहुत कम ही बाहर आता था, देवांशी ने धीरे से कहा। वसंत कस्बे की सड़कों को देखकर अथर्व मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आधे महीने बाद वह आखिरकार वसंत कस्बे वापस आ गया था। ये सोचकर कि वह जल्द ही अपनी मां से मिल पाएगा, अथर्व में उत्साह की लहर दौड़ गई। कुछ ही देर बाद शास्त्री परिवार का परिसर नजर आने लगा। ये विशाल इमारतें वसंत कस्बे में शास्त्री परिवार की हैसियत का प्रमाण थीं। पूरे स्पिरिट मार्शल महाद्वीप में शास्त्री परिवार स्वाभाविक रूप से महत्वहीन था, लेकिन वसंत कस्बे में स्थिति कुछ और ही थी। हम अंततः यहाँ आ गए हैं, अथर्व ने आगे के परिचित शास्त्री परिवार के परिसर को देखते हुए धीरे से कहा। बहन देवांशी, जल्दी से मेरी जांच कराओ कि मेरा चेहरा गंदा तो नहीं है। क्या मैं ठीक लग रही हूँ? यूं होंगलिंग ने तुरंत देवांशी से पूछा। शास्त्री परिवार का परिसर सामने देखकर वह अचानक थोड़ी घबरा गई। चिंता मत करो, तीसरी चाची तुम्हें जरूर बहुत पसंद करेंगी,
देवांशी मुस्कुराए और यूहोंगलिंग को उसकी घबराहट के लिए चिढ़ाया। फिर उसकी नज़र अथर्व पर पड़ी, वह भी घबरा रही थी। चलो चलें, हम घर आ गए हैं, अथर्व ने देवांशी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, और फिर वे तीनों शास्त्री परिवार के परिसर की ओर चल पड़े। शास्त्री परिवार की जागीर के बाहर मुख्य द्वार खुला था और कई नौकर झाड़ू और बाल्टियां लेकर बाहर आए। गेट और क्रॉसबीम के बाहर के इलाके को अच्छी तरह साफ करो, शास्त्री परिवार के प्रबंधक की वर्दी पहने कुछ टेढ़ी आंखों वाला एक युवक कई नौकरों को गेट के बाहर सफाई करने का निर्देश दे रहा था। उसकी वर्दी देखकर लग रहा था कि वह शास्त्री परिवार के वरिष्ठ प्रबंधकों में से एक था। टेढ़ी आंखों वाले इस प्रबंधक को शास्त्री परिवार में प्रबंधक सारांश के नाम से जाना जाता था। न सिर्फ शास्त्री परिवार में हर कोई इस प्रबंधक का नाम जानता था, बल्कि वसंत कस्बे में भी उसका नाम पूरी तरह मशहूर था। वजह साफ थी, सारांश बहुत ही जबरदस्त था। जैसा कि कहावत है, एक ही पंख के पक्षी एक साथ रहते हैं। और यह बिल्कुल सच है। वसंत कस्बे में युवा स्वामी और महिलाएं, प्रतिष्ठित परिवारों की लड़कियां और यहाँ तक कि नौकरों के भी अपने अपने सामाजिक दायरे थे। नौकर भी इससे अलग नहीं थे। वसंत कस्बे में जब भी उनके पास खाली समय होता तो विभिन्न परिवारों के नौकर अक्सर इकट्ठा होकर बातें करते थे कि किसका वेतन सबसे ज्यादा है, किस परिवार की नौकरानियां सबसे सुंदर हैं और उनके अपने मालिकों में क्या क्या अजीबोगरीब और खामियां हैं। ये बिल्कुल सामान्य बात थी और अलग अलग परिवारों की नौकरानियों और नौकरों का एक दूसरे को जानना भी सामान्य बात थी। कई लोगों के साथ झगड़े स्वाभाविक रूप से अपरिहार्य थे और झगड़ों के साथ झगड़े भी अपरिहार्य थे। 3 साल तक शास्त्री परिवार के सारांश को सिर्फ धमकाया जाता रहा था, लेकिन एक समय के बाद किसी ने भी उसे धमकाने की हिम्मत नहीं की। ज्यादातर लोगों को उसके एक ही वार से पीट पीट कर हाथ पैर तोड़ दिए जा सकते थे। अभी 6 महीने पहले 5 प्रमुख परिवारों में से एक सक्सेना परिवार के एक सेवक को एक बड़ा नुकसान हुआ था। संयोग से इस सेवक के अपने स्वामी के साथ अच्छे संबंध थे और वह बदला लेने के लिए अपने स्वामी को साथ लाया था। सक्सेना परिवार के इस स्वामी में चौथे स्तर के मार्शल गुरु जैसी शक्ति थी। वसंत टाउन जैसे छोटे से कस्बे में एक चौथे स्तर के मार्शल मास्टर को एक शक्तिशाली विशेषज्ञ माना जाता था। पता नहीं वह क्या सोच रहा था, लेकिन वह असल में अपने नौकर को बदला लेने में मदद करने गया था। सक्सेना परिवार के नौकर ने अपने मालिक के साथ मिलकर सारांश को सड़क पर आक्रामक तरीके से रोक दिया। सबकी निगाहों के सामने शास्त्री परिवार के नौकर सारांश ने सक्सेना परिवार के चौथे दर्जे के मार्शल मास्टर पर एक ही वार में वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में कहा गया कि वह आदमी 1 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ सका और सक्सेना परिवार के जो दर्जन भर नौकर वहां आए थे, उन सभी को सारांश के गुस्से ने बुरी तरह पीटा और कई के हाथ पैर तोड़ दिए। शास्त्री परिवार के एक सेवक ने सक्सेना परिवार के चौथे स्तर के मार्शल गुरु को एक ही चाल में हरा दिया, जिससे वह स्वाभाविक रूप से प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद सक्सेना परिवार ने शास्त्री परिवार से कोई झगड़ा मोल लेने की हिम्मत नहीं की। शास्त्री परिवार के पास मेघ संप्रदाय के 3 प्रत्यक्ष शिष्य थे, जिन्हें सक्सेना परिवार भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इस घटना के बाद सारांश वसंत कस्बे में जल्द ही एक मशहूर हस्ती बन गया। किसी अज्ञात कारण से इस घटना के अगले ही दिन सारांश शास्त्री परिवार का एक वरिष्ठ प्रबंधक बन गया। वह शास्त्री परिवार के सभी छोटे बड़े मामलों में मूलतः निर्णय लेने का अधिकारी था। यहाँ तक कि शास्त्री परिवार के कुछ अन्य रिश्तेदारों का भी दर्जा सारांश से ज्यादा नहीं था। जल्दी करो, यह क्षेत्र अभी साफ नहीं हुआ है। युवा स्वामी जल्द ही वापस आएंगे, इसलिए सब कुछ अच्छी तरह साफ कर दो, सारांश चिल्लाया। स्टीवर्ट ज़ियाओबाई, मैंने सुना है कि युवा गुरु क्लाउड संप्रदाय के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। क्या ये सच है? एक नौकर ने ईर्ष्या भरी आंखों से पूछा। बिल्कुल, युवा गुरु ने 3 संप्रदायों 4 द्वारों की सभा में मेघ संप्रदाय का प्रतिनिधित्व भी किया था। जब युवा गुरु थोड़ी देर में वापस आएंगे तो मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा, सारांश ने गर्व से कहा। स्टीवर्ट ज़ियाओबाई, पड़ोसी जावेरी परिवार की कियूजू अभी आपको ढूंढने आई थी, लेकिन आपको नहीं पा सकी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको शाम के बाद, जब चांद विलो की शाखाओं पर लटकता है, वाली नियुक्ति याद रखने के लिए कह दूं, एक युवा नौकर ने लू ज़ियाओबाई से कहा। कियूजू, क्या वह जावेरी परिवार की तीसरी मिस की नौकरानी है? सारांश की छोटी आंखें इधर उधर घूम गईं, मानो उसे ठीक से याद न हो। स्टीवर्ट ज़ियाओबाई, आपने गलत याद किया। कियूजू जावेरी परिवार की द्वितीय कुमारी की दासी है, नौकर ने तुरंत कहा। बधाई हो स्टीवर्ट ज़ियाओबाई, ये कियूजू बहुत सुंदर है। मैंने सुना था कि बहुत से लोग उसमें रुचि रखते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह स्टीवर्ट ज़ियाओबाई के प्रति इतनी समर्पित होगी। हथौड़ा। सारांश की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उसने अपनी तर्जनी उंगली मोड़ी, जिसके पो बाहर निकले हुए थे, और फिर वह नौकर के सिर पर पड़ी, जिससे एक तीखी आवाज़ निकली। स्टीवर्ट ज़ियाओबाई, मैंने फिर क्या गलत कहा? नौकर ने नाराज नज़रों से अपना सिर छुआ। उसे सचमुच अंदाज़ा नहीं था कि उसने स्टीवर्ट ज़ियाओबाई को कितना नाराज़ कर दिया है। अपनी महत्वाकांक्षा की कमी तो देखो। तुम्हारा प्रबंधक ज़ियाओबाई कैसा इंसान है।
क्या मैं एक साधारण नौकरानी को पसंद करूं? युवा मालिक ने एक बार कहा था, अगर किसी को पाने की कोशिश कर रहे हो तो किसी अमीर घराने की युवती को पाओ। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मुझे उनकी दूसरी मालकिन में दिलचस्पी है, उसकी युजू में नहीं। मैं भविष्य में किसी अमीर घराने की युवती से शादी करने वाला हूं। नहीं, मैं गलत बोल गया, मैं अमीर घरानों की 7 युवतियों से शादी करने वाला हूं, हर दिन के लिए एक, और लगातार 7 दिनों तक ऐसा नहीं दोहराऊंगा। सारांश ने घमंड से कहा। यही शिक्षा युवा मालिक ने उसे दी थी। डोंग। सारांश के सिर के पीछे से एक कर्कश आवाज गूंजी। मुझे किसने मारा? जैसे ही सारांश मुड़ा, एक आवाज आए, अपनी महत्वाकांक्षा की कमी को देखो। मैंने तुम्हें लोगों को धमकाने दिया और तुम इतनी जल्दी एक अमीर परिवार की युवती के साथ संबंध बना चुके हो। जैसे ही गुस्से से लबरेज सारांश ने पलट कर देखा, उसके पीछे एक आकृति दिखाई दी और वह एकदम से हक्का बक्का रह गया। उसकी छोटी छोटी आंखें आधी से ज्यादा चौड़ी हो गईं और उसने घबराहट में कई बार मुंह खोला लेकिन बोल नहीं पाया। क्या मैंने तुम्हें मारा और तुम मुझे वापस मारना चाहते हो? तुम वास्तव में महत्वाकांक्षी हो गए हो, यहाँ तक कि एक वरिष्ठ प्रबंधक भी बन गए हो। अथर्व का चेहरा सारांश के सामने प्रकट हुआ, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। युवा मास्टर, आप वापस क्यों आ गए? मुझे आपकी बहुत याद आई। सारांश, जो काफी देर से हैरान था, आखिरकार होश में आया और तुरंत आगे बढ़ा। हाँ, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं वापस आऊं? अथर्व हंसा और दोनों वयस्क पुरुषों ने तुरंत एक दूसरे को गले लगा लिया। ये दृश्य देखकर बगल में खड़ी अवंतिका को थोड़ा अजीब लगा। इस छोटे चोर का को दाव जुए और बाकियों से कोई खास रिश्ता नहीं था। वह खुद को सारांश को उत्सुकता से देखने से नहीं रोक पाए। युवा मास्टर, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। मैडम पिछले कुछ दिनों से लगातार आपके बारे में बात कर रही हैं, मेरे कान लगभग कठोर हो गए हैं। सारांश ने दोनों पुरुषों के अलग होने के बाद उत्साह से कहा। जियाओबाई, तुम अपने युवा स्वामी को तो देख लेती हो, पर मुझे भी नहीं देख पाती। देवांशी की आवाज़ आई। यंग मिस, आप भी वापस आ गईं। जब मैंने यंग मास्टर को देखा तो मैं बहुत उत्साहित था। नमस्ते यंग मिस। सारांश ने इस समय केवल देवांशी को देखा और तुरंत झुक गया, लेकिन उसकी निगाहें आश्चर्यजनक रूप से देवांशी के बगल में अवंतिका पर टिकी थीं। सारांश ही नहीं, बल्कि आसपास के सभी नौकरों की नज़रें देवांशी और अवंतिका पर टिकी थीं। हर कोई बेहद हैरान था। ये नौकर शास्त्री परिवार में नए लग रहे थे और देवांशी को पहचान नहीं पा रहे थे। इतनी खूबसूरत 2 महिलाओं को देखकर वे बस उन्हें देवी मानकर अपने मन में श्रद्धा रख सकते थे। आप लोग जल्दी से यंग मास्टर और यंग मिस का अभिवादन करें। अवंतिका की ओर देखने के बाद सारांश ने तुरंत अथर्व का परिचय अपने पीछे खड़े नौकरों से कराया। ये सबसे प्रतिभाशाली और शक्तिशाली 250 यंग मास्टर हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। कांव। अथर्व को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में कोई कौवा उड़ गया हो और उसे लगभग ठंडा पसीना आ गया। काश वो सारांश को कुछ जोर से लात मार पाता, पर क्या कर सकता था। उसी ने उसे इसे 250 बताने को कहा था। नमस्कार युवा स्वामी। नमस्कार युवा कुमारी। नौकरों ने घबराहट के साथ सिर झुकाया। युवा गुरु, ये युवती। यूं होंगलिंग की ओर देखते हुए सारांश ने अपने युवा गुरु की ओर हल्की सी नज़र डालते हुए पूछा, मानो उसने कुछ अनुमान लगा लिया हो। तुम इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो? जल्दी से मुझे अंदर ले चलो। अथर्व ने सारांश को घूर कर देखा। हे, सारांश ने हंसते हुए कहा, चलो यंग मास्टर। मैडम आपको वापस देखकर बहुत खुश होंगी। चारों फौरन मुख्य द्वार से बाहर निकल गए। सारांश को मानो कुछ याद आ गया हो और उसने तुरंत बाहर खड़े नौकर से कहा, जाओ शियाहुक जावेरी परिवार के पास जाओ और कियूजू से कहो कि वह अपनी दूसरी मिस को बता दे कि मैं आज रात व्यस्त हूं और बाहर नहीं जाऊंगा। मैंने सुना है कि युवा कुमारी भी मेघ संप्रदाय की प्रत्यक्ष शिष्या हैं। उनका दर्जा वसंत कस्बे के विभिन्न परिवारों के कुलपिताओं से भी ऊंचा है। युवा मिस बहुत सुंदर है, मानो कोई दिव्य प्राणी हो। उसके बगल में हरे रंग की पोशाक वाली युवती भी वैसी ही है। मैंने आज तक किसी को इतना सुंदर नहीं देखा।